गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी? पहले तो ये बता दो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग आशुतोष, किट्टू, सोमराज, विनय। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? पहले तो आवाज़ बता दो आ रही है तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? ये वाली चीज़ पहले बता दो, आजकल इसका डर ज़्यादा रहता है। राधे राधे। आवाज़ आ रही है मेरी? पहले मुझे ये बताओ। ठीक। नहीं आ रही है ना? ये नॉक वाला कौन था? प्रद्युमन, मतलब कुछ भी। सबको आ तो रही है आवाज़? तो फिर करें शुरू फिर हम क्लास। गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग केशव, अलका, नवीन। आप लोगों के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। चलो, विनय ने सारे टिक मार्क दे दिए, ऑडियो वीडियो स्क्रीन तीनों के टिक मार्क दे दिए, मतलब सब कुछ हमारा बढ़िया चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, है ना? बढ़िया। ठीक है, ऑडिबल विजिबल हम दोनों हैं। गुड मॉर्निंग आकांक्षा, आशुतोष। आशुतोष, आपके डाउट क्लियर हो गए थे ना ग्रुप में? चलो, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं या पहले दिन ज्वाइन कर रहे हैं, पहले तो वेलकम आपको। लिविंग वर्ल्ड आपका एक चैप्टर हो चुका है, अभी हम आपका दूसरा चैप्टर शुरू कर चुके हैं विच इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लिविंग वर्ल्ड आप लोगों ने आनंद सर के साथ पूरा करा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप मेरे साथ करने वाले हो, जहां पर हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, मोनेरा कर चुके हैं, हमने प्रोटिस्टा कर लिया था, प्रोटिस्टा में हम स्लाइम मोल्ड पे थे। ठीक है, तो हम स्लाइम मोल्ड से ये चीज़ शुरू कर रहे हैं। बहुत से बच्चे मुझे डेली 5 क्वेश्चंस बना के देते हैं और उन 5 क्वेश्चंस में मुझे बहुत अच्छे से दिखता है कि इनको टॉपिक समझ में आया, क्योंकि ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस वो बनाते हैं कि उनको खुद को अपनी लाइन समझ में आ रही है। जैसे मोनेरा में बैक्टीरिया सोल मेंबर है, इस पे मैंने 3-4 असर्शन रीजन बच्चों को बना के देख लिया, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव एट द सेम टाइम, क्योंकि हर कोई कर नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कह रही हूँ, जो नहीं कर रहा है अभी भी अपनी प्रैक्टिस में लाओ। 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद आपको कितना ही टाइम लगेगा, आपको बस उतनी एनसीईआरटी में से 5 क्वेश्चंस लिख लेने, उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर वो 5 क्वेश्चन बनाने में आपकी एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम वापस स्लाइम मोल्ड पे आते हैं। हमें पता था हमें हर चीज़ के बारे में 5 बातों के बारे में डिस्कस करना होता है। हमें हैबिटेट देखना होता है, हमें न्यूट्रिशन देखना होता है, हमें रिप्रोडक्शन देखना होता है, हमको मोटिलिटी देखनी होती है और हमको लोकेशन देखनी होती है। ठीक है, जिसमें हम क्राइसोफाइट्स के बारे में कर चुके थे। हाँ, इट्स ओके आशुतोष, नो प्रॉब्लम, बट तुमने डाउट पूछा, क्लियर हुआ, दैट्स वेरी नाइस। फटाफट से क्विक रिवीजन लो। तो प्रोटिस्टा के बारे में हम बात कर रहे थे, तो प्रोटिस्टा की लोकेशन क्या है? तो हमें ये पानी में मिलते हैं, ज्यादातर हमें ये पानी में मिलते हैं। फिर हमने देखा इनकी रिप्रोडक्शन क्या है, तो हमें पता चला ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। न्यूट्रिशन की बात करूं तो ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अच्छा ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके प्रद्युमन, पर करना उसको कंप्लीट। ठीक है, न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेटिक ज्यादा पाए गए हैं, कीमोसिंथेटिक कम पाए गए हैं। कीमोसिंथेटिक वाली वैरायटी मोनेरा में हमको ज्यादा मिली थी। हेट्रोट्रॉफिक की बात करूं तो ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं, जैसे स्लाइम मोल्ड आपके सामने, पैरासिटिक भी होते हैं, वो आप प्रोटोजोआ के अंदर देखेंगे। स्लाइम मोल्ड के अंदर आपको डिकम्पोजर भी मिल जाएगा। और हमको किस बारे में डिस्कस करना होता है प्रोटिस्टा के अंदर? इनकी क्लासेस। तो 5 क्लासेस है हमारे पास, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन। गुड मॉर्निंग श्रेया। न्यूट्रिशन की बात हम कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन की बात हम कर चुके हैं। रही बात मोटिलिटी की, तो मोटिलिटी इनमें है, अलग अलग तरीके की है, कईयों में है, कईयों में नहीं है, पर इनमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट आ जाते हैं, मतलब इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी है। एक एक करके हम पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हमारे पास क्राइसोफाइट आए। हमें पता चला क्राइसोफाइट वो होते हैं जो कि आपके पास मरीन वाटर में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है। इनमें 2 एग्जाम्पल आते हैं, एक डाई एटम का, एक डेस्मेट का। डेस्मेट के बारे में एक ही बात याद रखनी होती है कि ये गोल्डन एल्गी है, बाकी पूरी चीज डाई एटम के बारे में लिखी हुई है। इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा सोप बॉक्स जैसा 2 ओवरलैपिंग शेल होती है, और वो शेल सिलिका की बनी होती है, तो सिलिका का डिपोजिशन होता है। अब ये ऊपर तैरते हैं, इसलिए इनको प्लैंकटन कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए फाइटो वर्ड होता है, तो इनका नाम पड़ गया फाइटोप्लैंक्टन। इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन भी कहा गया। ये ऊपर रहते हैं और खाना बनाते हैं। ये मर जाते हैं तो नीचे आ जाते हैं, खुद तो मर जाते हैं, लेकिन इनका सिलिका डिपॉजिट होता रहता है। बहुत सालों में जब ये सिलिका डिपॉजिट हो जाता है तो ये इनडिस्ट्रक्टेबल अर्थ बना लेता है, उसे डाई एटमीशियस अर्थ कहते हैं। वो दानेदार होती है, तो उसको निकाल के हम पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज करते हैं। ये हमारा क्राइसोफाइट था।
क्राइसोफाइट के बाद हमारे पास आया डाइनोफ्लैजिलेट। हमें नाम से समझ में आ गया था कि इसमें 2 फ्लैजिला हैं। इनकी बॉडी में हमको ओवरलैपिंग शेल नहीं मिली थी, हमें फरो मिली थी। गुड मॉर्निंग नितीश, गुड मॉर्निंग नीलांशु, गुड मॉर्निंग श्रेया। तो हमें ओवरलैपिंग शेल नहीं मिली, हमें फरो मिली। उस फरो के अंदर हमने देखा एक इनके पास लॉन्गिट्यूडनल और एक इनके पास ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। वर्लिंग विप लाइक ये मूवमेंट करते हैं। इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज है, इनकी सेल वॉल में आपके पास सिलिका नहीं होता। ये आपको ज्यादातर मरीन वाटर में मिलेंगे, ये आपको मरीन और फ्रेश दोनों वाटर में नहीं मिलते। इनकी पिगमेंट अलग अलग तरीके की होती है, तो रेड कलर के, ग्रीन कलर के, येलो कलर के, ब्लू कलर के, ब्राउन कलर के, अलग अलग कलर के होते हैं। जो रेड कलर वाला है वो गोनियोलेक्स है, और जब गोनियोलेक्स पूरे सरफेस को कवर कर लेता है तो वो रेड टाइड की तरह अपीयर होता है। रेड टाइड टॉक्सिन रिलीज करती है जिसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन। तो ये सारी बातें जो है हम लोग कल पढ़ चुके थे। डाइनोफ्लैजिलेट के बाद हमारा यूग्लिना आता है। यूग्लिना में आपको ये वाला डायग्राम याद रखना है। यूग्लिना के पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होती, पेलिकल प्रोटीन एक लेयर होती है पेलिकल नाम से, जो कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। डिवीजन ये लॉन्गिट्यूडनल फिशन से करती है। हेट्रोट्रॉफिक नहीं होती, मिक्सोट्रॉफिक होती है। लाइट दे दोगे तो खाना बना लेगी, लाइट नहीं दोगे तो खाना नहीं बनाएगी। इसलिए बोथ प्लांट और एनिमल की तरह बिहेव करती है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। खुद की सेल वॉल इसके पास होती नहीं है, मूवमेंट ये कर सकती है। ये आपकी यूग्लिना होगी। यूग्लिना के बाद हम आ गए थे आपकी स्लाइम मोल्ड पे। देखो मुझे कितना वक्त लगा, 5 मिनट लगा सारा रिविजन करने में, इसीलिए मैं कहती हूँ लेक्चर के तुरंत बाद आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग अवनी, कविता, मनीष, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हम बस रिवीजन ही कर रहे हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा स्लाइम मोल्ड, जो हमने कल आधे में छोड़ा था। स्लाइम मोल्ड कुछ इस तरीके से हमारा ग्रो करता है, काई की तरह चलता रहता है ये। इसके पास खुद की सेल वॉल कभी भी नहीं होती। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये डेड लीफ के आसपास आपको मिलता है, क्योंकि डीकम्पोजर और सेप्रोफिटिक कंडीशंस का काम कर रहा होता है। अगर आप इसको सूटेबल कंडीशन देते हैं, मतलब अगर आप इसको फेवरेबल कंडीशन देते हैं, तो बेटा ये बहुत ग्रो करता है। 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, मतलब स्लाइम मोल्ड पूरा एग्रीगेट बना लेता है। इस एग्रीगेट को बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी पढ़ते हो। वहां इसका क्या फंक्शन है मुझे चैट सेक्शन में बता दो। आप सबने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ा है, वहां प्लाज्मोडियम का क्या फंक्शन है आप मुझे चैट सेक्शन में बता दो, जल्दी बता दो। क्या फंक्शन है वहां प्लाज्मोडियम का? कौन है वहां प्लाज्मोडियम, क्या कर रहा है वहां पर प्लाज्मोडियम है क्या? इनफैक्ट आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज छोड़ो, आप इसी प्रोटिस्टा में आगे जब हम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे उसके स्पोरोजोन में आप फिर से प्लाज्मोडियम पढ़ोगे। प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी करता है, कौन सी बीमारी का पैथोजन है ये बता दो। प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी का पैथोजन है ये बता दो मुझे जल्दी जल्दी। चैट सेक्शन में थोड़ा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, तभी आप मेरे साथ चीजें याद कर पाओगे। और अपने को ये साथ में याद करना है बेटा, अपने को ये साथ में याद करके जाना है ना। मलेरिया, बहुत बढ़िया, तो ये मलेरिया करता है, बहुत बढ़िया। ये क्या कर रहा है? ये मलेरिया कर रहा है। लेकिन स्लाइम मोल्ड में जब बहुत सारे स्लाइम मोल्ड, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है, बहुत न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो जब आप उन्हें फेवरेबल कंडीशन देते हो और आप उसे ग्रो करने देते हो, तो उसके एग्रीगेट को भी हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। आप उसे ग्रो करने देते हो, उसके एग्रीगेट को भी हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम बेटा ग्रो कर सकता है, सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है। जब तक फेवरेबल कंडीशन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 से 2, 2 से 4 वो ग्रो करता रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, दिक्कत तब होती है जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं। अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो उस टाइम प्लाज्मोडियम ग्रो करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, ये आप सब प्लाज्मोडियम के बारे में एकदम ठीक लिख रहे हो। बाइवेक्स जो लीथल के अंदर हमारे पास आ जाता है, मतलब मोस्ट डिसीज कोजिंग के अंदर हमारे पास आ जाता है, लीथल के अंदर नहीं। ठीक है, वापिस अब इधर आओ। तो यहाँ पर इनके एग्रीगेट को भी प्लाज्मोडियम कहा जाता है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आएगा तो हम ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें अनफेवरेबल कंडीशन की। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है बेटा, तो ये अपनी एनर्जी मल्टीप्लिकेट करने में नहीं लगाता। उस टाइम ये अपने आप को डिफरेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है। हर ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको ये बात अमीबा के लिए भी बताई थी कि जैसी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अमीबा सिस्ट बनाता है, सिस्ट के अंदर मल्टीपल फिशन करता है, अगर आपको याद हो तो बेटा हर ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन आती है डर जाता है कि पता नहीं ये सिचुएशन, ये अनफेवरेबल एनवायरनमेंट कब तक रहेगा, हम इसके बाद जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, मैं क्या इस अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो हर ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है कि जैसी अनफेवरेबल कंडीशन आती है वो रिप्रोड्यूस कर दे, वो अपनी अगली जनरेशन की कंटिन्यूटी का मेंटेन करके जाए। हमारे मम्मी पापा भी तो ऐसे होते हैं कि हम जिए ना जिए, हमारा बच्चा अच्छे से जिए, हमारी लाइफ चाहे कैसे भी हो, इसका फ्यूचर हम सिक्योर करके जाएंगे। तो वही बात, हम सबको कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज चाहिए कि हमारी अगली पीढ़ी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम सब यही सोचते हैं। तो बेटा एवोल्यूशन में ऑर्गेनिज्म भी ये सोचता है। इसको था कि अनफेवरेबल कंडीशन है, मैं जिंदा रहूं ना रहूं, मैं अगली जनरेशन का जुगाड़ तो करके जाऊंगा। तो उस टाइम इनका जो एग्रीगेट था, जो प्लाज्मोडियम था, वो डिफरेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है।
फ्रूटिंग बॉडी पे ये मियोसिस करके स्पोर बना लेता है कि चलो मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये स्पोर जब भी जर्मिनेट करेंगे तो नया स्लाइम मोल्ड बना लेंगे। तो ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन करके चला गया। इट्स ओके अरिशा, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। तो वो हो जाता है यहाँ पे। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल के बारे में याद रखना। फेवरेबल है तो आप ग्रो करो, आप प्लास्मोडियम बनाओ, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन है तो आप अगली जनरेशन का ध्यान रखोगे, आप फ्रूटिंग बॉडी बनाओगे, फ्रूटिंग बॉडी के टिप्स पे आपको स्पोर्स मिलेंगे। वो स्पोर्स जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो जाकर जर्मिनेट कर जाते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं बेटा, ये स्पोर को अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रहना आता है। इन स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल होती है। इस पे अच्छे से स्टार मार्क करो, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या लिखवाया था, स्लाइम मोल्ड के पास खुद के पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिन जब वो स्पोर बनाता है उसके स्पोर के पास सेल वॉल होती है। क्यों? क्योंकि बेटा उसने स्पोर बनाया है अनफेवरेबल कंडीशन में। अब उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी तो उस स्पोर को जिंदा रखना पड़ेगा ना। खुद तो वो मरने वाली सिचुएशन में, कम से कम उसका स्पोर तो जिंदा रहे, तो उसने स्पोर को प्रोटेक्शन के लिए अच्छी खासी सेल वॉल दे रखी है। ये बात याद रखना। इसीलिए उसका स्पोर रेजिस्टेंट हो जाता है, कई साल तक जिंदा रहता है, बहुत सारी एडवर्स कंडीशंस को पार कर लेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन दोबारा आएगी तब ये जर्मिनेट कर जाएगा। एयर से दूर दूर फैल भी जाता है, ये डिस्पर्स भी हो जाता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये वापस से जर्मिनेट भी कर जाता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं, मतलब पूरा आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक खाली पेज हम ले लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से कोई भी चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा आसानी से हमको समझ में आती है। बस स्लाइम मोल्ड का ये डिफरेंस बेटा आपको याद रखना है कि वो खुद उसके पास ट्रू सेल वॉल नहीं होती, लेकिन उसके स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल होती है। तो अब स्लाइम मोल्ड के बारे में एक छोटा सा ना ऐसे नोट बना लो, तो पूरा पैराग्राफ आपके पास एक ही जगह आ जाएगा। अगर हम स्लाइम मोल्ड की बात करते हैं, अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं, अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं, तो मेरा स्लाइम मोल्ड जो डिकेइंग ट्विग्स पे ग्रो कर रहा था वो 1 से 2, 2 से 3, मतलब बढ़िया ग्रो कर रहा है, अच्छा खासा एग्रीगेट बना रहा है। और एनसीईआरटी लिख रही है कि उसका एग्रीगेट सेवरल फीट तक भी जा रहा है, मतलब इतना ग्रो कर रहा है कि उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। इस एग्रीगेट का नाम दिया गया प्लाज्मोडियम। इस एग्रीगेट का नाम दिया गया प्लाज्मोडियम कि ठीक है तुम ग्रो करो, तुमको जितना करना है। लेकिन अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हैं तब क्या करोगे? लेकिन अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हैं तब क्या करोगे? हाँ जी, बॉडी मूव्स अलोंग दी डिकेइंग ट्विग्स। मैम स्लाइम मोल्ड्स के लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं? बेटा नहीं होते, नहीं होते। जैसे अमीबा की मूवमेंट होती है वैसी थोड़ी बहुत इनकी मूवमेंट होती है, बाकी ये स्पेस में ग्रो करते हैं। ये स्पेस में ग्रो करते हैं, अपना एरिया इंक्रीज करते हैं। यहाँ से ग्रो अलोंग द डिकेइंग, जो मूव अलोंग द डिकेइंग ट्विग है ना, वो पता है मूव कैसे कर? रिप्रोड्यूस करके, रिप्रोड्यूस करके। इसने एक से दूसरा बना लिया तो इसकी बॉडी इस तरफ आ गई, फिर दूसरा बना लिया, बॉडी इस तरफ आ गई। तो जुड़ा हुआ एक साथ है और पूरा एग्रीगेट बिछता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है उस तरीके से, ठीक है, वैसे वाला फैलता है। कोई प्रॉपर इसके पास मूविंग ऑर्गन नहीं होता। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या है? एग्रीगेट बनाने का एनर्जी ही नहीं है। उस दौरान आप एग्रीगेट बनाओ, इतनी आप में एनर्जी फालतू की है ही नहीं वेस्ट करने को, तो एग्रीगेट तो अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं बनाया जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन में ध्यान रखा जाता है कि स्पोर फॉर्मेशन कर लो, कि भैया अगली जनरेशन का ध्यान रख लो, स्पोर फॉर्मेशन कर लो। और स्पोर जिस स्ट्रक्चर पे बनता है उसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अभी आप जस्ट इसके बाद मेरे साथ फंगस पढ़ोगे तो फ्रूटिंग बॉडी तो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। जिस स्ट्रक्चर पे स्पोर फॉर्मेशन होता है उस स्ट्रक्चर को फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। तो ये अपनी फ्रूटिंग बॉडी तैयार करके उस पे स्पोर बना लेते हैं। इनके स्पोर के बारे में हमारे पास कुछ कुछ खास बातें हैं, जैसे इनके स्पोर एडवर्स कंडीशन भी सरवाइव करना जानते हैं, एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव करना जानते हैं। इनके स्पोर काफी रेजिस्टेंट है, उनको सिखाया ही ऐसा गया है कि तुम्हें ये पूरी अनफेवरेबल कंडीशन पास कर लेनी है और उसके बाद तुम्हें जर्मिनेट करके नया स्लाइम मोल्ड भी बनाना है। ऊपर से इनको ट्रू सेल वॉल दी है, जो खुद स्लाइम मोल्ड को कभी नहीं दी गई, पर उनके स्पोर को ट्रू सेल वॉल भी दी गई। और इनके जो ये स्पोर होते हैं ये एयर करंट से डिस्पर्स भी कर जाते हैं, हवा चलेगी तो उससे ये डिस्पर्स करके दूर दूर एरिया में फैल भी जाते हैं। अब जिस एरिया में उड़ के जाएंगे उस एरिया में शायद कंडीशंस फेवरेबल है, तो ये स्पोर जैसी वापस इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, आप चाहे इनको कैसे भी करके थोड़ी सी भी फेवरेबल कंडीशन वापस दोगे तो ये वहां जाके जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके न्यू स्लाइम मोल्ड बनाएंगे। ये जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके न्यू स्लाइम मोल्ड ये बना लेंगे।
ठीक है, ये इनकी पावर होती है स्लाइम मोल्ड की। तो स्लाइम मोल्ड हमने कर लिया बेटा। स्लाइम मोल्ड के बाद अगला टॉपिक हमारे पास क्या आ रहा है, लास्ट क्लास हमारे पास आती है प्रोटिस्टा की, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन बहुत ज्यादा एनिमल जैसे हैं, इनफैक्ट बहुत टाइम पहले, अभी भी बहुत से आपको इंस्टीट्यूट्स में ऐसा देखने को मिल जाएगा कि इसको एनिमल के साथ ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके फीचर बहुत ज्यादा एनिमल जैसे होते हैं। एनिमल की तरह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, एनिमल की तरह फूड वैक्यूल से चीजें ले रहे हैं, न्यूक्लियस मूवमेंट एनिमल की तरफ है, वैसे मोटिलिटी एनिमल, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो, चाहे प्लांट किंगडम की आप एवोल्यूशन से स्टार्ट कर लो, है ना, आप प्रिमिटिव बैक्टीरिया वगैरह में चले जाओ, इतनी मोटिलिटी नहीं होती। बैक्टीरिया में थोड़ी बहुत है, बाकी किसी में कितनी मोटिलिटी है, या फ्लैजिला मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। उल्टा प्लांट ले लो, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, किसी को चलना नहीं आता, एनिमल्स को चलना आता है, और प्रोटोजोन को चलना आता था। तो ये बहुत बड़ा फीचर था इनका जो एनिमल जैसा था, इनमें लोकोमोशन है ना, तो होने तो ये एनिमल किंगडम में चाहिए, लेकिन क्योंकि ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, इनको रख दिया हमने प्रोटिस्टा में लाके, तो हम इनको पढ़ते कहाँ है, प्रोटिस्टा में। तो हमारे प्रोटोजोन की अब एक एक करके हरकत नोट करना, सारी की सारी हरकत तुम्हें एनिमल वाली मिलेगी। एनिमल की तरह प्रॉपर हेट्रोट्रॉफिक, प्रॉपर ढीठ है। एनिमल की तरह प्रीडेटर भी हो सकते हैं, और बाकी तो चलो ये पैरासाइट तो होते ही होते हैं। लिखा हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि ये एनिमल के शायद कोई पुराने दूर के रिश्तेदार है, ये हमारे कोई प्रिमिटिव रिलेशनशिप में रहे होंगे, पक्का हम एनिमल्स के साथ इनके फीचर बहुत ज्यादा मिलते हैं। इनको हमने 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, एक एक करके हम सारे ग्रुप देखेंगे। पहला ग्रुप हमारे पास आता है अमीबॉइड, और याद रखना ये जो 4 ग्रुप में हमने इनको डिवाइड कर रखा है, ये 4 ग्रुप में डिवाइड करने का रीजन भी लोकोमोशन ही है। जो 4 ग्रुप में हमने इनको डिवाइड कर रखा है, उसमें डिवाइड करने का रीजन भी मोटिलिटी या लोकोमोशन ही है। सबसे पहले हमने देखा अमीबॉइड प्रोटोजोन, ऐसे प्रोटोजोन जो अमीबा की तरह शक्ल में दिखते थे, और अमीबा की तरह इनके पास स्यूडोपोडिया था, जिससे ये अपना फूड कैप्चर भी करते थे। स्यूडोपोडिया के 2 फंक्शन होते हैं, पहले अमीबा बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था, अब नहीं पढ़ाया जाता। स्यूडोपोडिया माने फोल्स फीट, स्यूडो का मतलब होता है फोल्स, स्यूडो बोलते हैं, और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो इनके पास चलने वाला कुछ एक्चुअल ऑर्गन नहीं है, पर फोल्स फीट ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो शेप बदल सकता है, जो इनको फूड कैप्चर करने में भी मदद करता है और मूवमेंट में भी मदद करता है। फूड कैप्चर करने में भी मदद करता है, मूवमेंट में भी मदद करता है। तो जिसके पास लोकोमोशन के लिए स्यूडोपोडिया है, वो अमीबॉइड प्रोटोजोन में रख दिया जाएगा। अमीबॉइड प्रोटोजोन फ्रेश वाटर में भी मिलता है, सी वाटर में भी मिलता है, सॉइल में भी मिलता है। याद रखो, जब मैं प्रोटिस्टा शुरू करवा रही थी तो मैंने जो 5 चीजें आपको लिखवाई थी, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको हैबिटेट क्या लिखवाया था, मैंने आपको बताया था ना कि इनका हैबिटेट क्या है, प्राइमरीली एक्वाटिक। आपको याद है? याद है? वापिस आओ, एकदम फर्स्ट पेज पे आओ जहां पर हम लोग प्रोटिस्टा को शुरू कर रहे थे। तो मैंने इनका हैबिटेट यहाँ पे एक्वेटिक लिखवाया था और मार्क भी करवाया था कि ये प्राइमरीली एक्वेटिक है। और अब इन्हीं के अंदर आप प्रोटोजोआ पढ़ रहे हो, उस प्रोटोजोआ के अंदर आप पहला अमीबॉइड प्रोटोजोम पढ़ रहे हो, और वो कह रहा है कि ये तो सॉइल में भी मिलता है। तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगी? मुझे बताओ, क्या ये स्टेटमेंट फिर गलत नहीं हो जाएगी उस तरीके से? तो सोच के बताओ। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। भाई प्रोटिस्टा तो एक्वेटिक है, और आप कह रहे हो प्रोटोजोआ कि वो सॉइल में मिलता है, ऐसे कैसे? सॉरी, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा बताओ? कैसे करोगे ये मैनेज? कैसे चलेगा? बताओ बताओ जल्दी, मुझे चैट सेक्शन में दिमाग लगा के बताओ। क्या ऐसा यहाँ पे लूप होल है जिसकी वजह से ये चीज गलत नहीं साबित हो रही? प्राइमरीली। बहुत बढ़िया प्रद्युमन, यहाँ पर पूरा वर्ड है प्राइमरीली। प्राइमरीली का मतलब मेजरली, मोस्टली, कि वो कोशिश करेगा, या ज्यादातर उसके ऑर्गेनिज्म हमें पानी में मिलते हैं, ऑल नहीं। यहाँ ऑल कहीं नहीं लिखा हुआ, प्राइमरीली का मतलब होता है मोस्टली, कि ठीक है भाई ज्यादातर तुम्हें पानी में मिल जाएंगे पर सारे नहीं। बहुत बढ़िया, गुड वर्ड कैच, यहाँ पर आया प्राइमरीली। ठीक है, तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोन होते हैं, ये खुद तुम इनको देख लो, ये फ्रेश वाटर में है, ये सी वाटर में है, ये भी तो पानी में है, लेकिन साथ में ये हमें सॉइल में भी मिल जाते हैं। तो जो वर्ड कैच था वो प्राइमरीली था। मैं बैक्टीरिया तो एक कॉस्मोपॉलिटन है ना, बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन है बिल्कुल। मैं तो प्रोटिस्टा के बारे में पूछ रही थी कि जब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में लिखवा दिया कि ये पानी में मिलता है, तो मैं अब तुम्हें अचानक से ये बात कैसे लिखवा सकती हूँ कि नहीं नहीं ये तो सॉइल में भी मिल रहा है? तो वो वर्ड कैच आपको पकड़ना था कि वहां पर आ रहा है बेटा प्राइमरीली। ठीक है, तो ये बात आपको बस याद रखनी थी। अच्छा जी, अब ये स्ट्रक्चर आपको प्रोटोजोन के लिए दे रखा है, पर ये जो स्ट्रक्चर आपके पास है ये पैरामीशियम है, और पैरामीशियम आपके पास सिलिएटेड प्रोटोजोन में आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं है, ये अमीबॉइड का नहीं है। अमीबॉइड के लिए हम आगे चलते हैं। तो देखो मैंने आपको बोला था ना कि ये अपने स्यूडोपोडिया से क्या करेंगे, प्राइमरीली। बहुत बढ़िया, इनको अगर मूव भी करना है, अगर इनको खाना भी कैप्चर करना है, मूव करना है,
या कैप्चर देयर प्रे, दोनों चीजें ये अपनी सूडोपोडिया अपने फोल्स फीट से करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है जिसको अच्छे से एकदम आप स्टार मार्क करेंगे। जब ये आपको सी में मिलता है अमीबॉइड प्रोटोजोन, जब भी आपको मरीन फॉर्म में मिलता है तब इसके शेल पे सिलिका होता है, हमेशा इसके पास सिलिका नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी मरीन फॉर्म जब आपको मिलेगी वहां पर आपको सिलिका के शेल मिलेंगे। जब जब आपको मरीन फॉर्म मिलेगी वहां वहां आपको सिलिका के शेल मिलेंगे। और अमीबा है तो एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा, एंटा अमीबा, वो तो एक तरीके का पैरासाइट है ही। मैम इज मरीन एंड सी वाटर सेम थिंग? मोर और लेस यस, मोर और लेस यस, किसने कहा नहीं है, यस एकदम ठीक है। हम उसको बोल देते हैं कि मरीन कंडीशन है, और सी वाटर में आपने बोल दिया कि भाई समुद्र का पानी, वो बस एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करे, पर बात तो सेम ही है ना, बात तो सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो जब आप इनकी मरीन फॉर्म्स, इनके समुद्र में मिलने वाली फॉर्म्स को देखोगे तो वहां आपको सिलिका की शेल मिलेगी, ये बात आप याद रखेंगे। तो आपके पास सबसे पहला क्या हो गया, अमीबॉइड प्रोटोजोन, ये था नंबर 1। दूसरा अपने पास क्या आ जाता है जी, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तो अब मुझे नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर इनके पास फ्लैजिला है तो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में आएंगे। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अब जब ये फ्री लिविंग होंगे तो पानी में भी मिलेंगे, सॉइल में भी मिलेंगे, आपको हर तरीके से मिलेंगे। और नाम से मुझको समझ में आ रहा है कि इनके पास फ्लैजिला होगा मूवमेंट के लिए, ठीक है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिसीज, क्योंकि ये पैरासाइट भी होते हैं तो ये डिसीज करते हैं। ये एनसीईआरटी ने देखो डिसीज की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये एनसीईआरटी ने डिसीज की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। अब ये डिसीज के बारे में आपको बता रखा है स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आपने देखा होगा। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल क्या दे दिया, ट्रिपैनोसोमा। दो चीजें यहाँ पर लिखो, एक एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी दे रही है, एक एग्जाम्पल मैं आपको और लिखवा रही हूँ, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल बहुत फेमस हैं और इन पे बहुत सारे पहले पीवाईक्यू बनते भी थे, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम दोनों याद रखेंगे। तो एक नाम आपके पास एनसीईआरटी ने आपको दे ही दिया, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, पूरा नाम होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। इससे एक डिसीज होती है जिसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब मुझे बताओ, माना इसके पास फ्लैजिला है, ये उड़ के तो इंसान में जाएगा नहीं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करने, हमें कोई तो वेक्टर चाहिए। और बिल्कुल सही, जो वेक्टर हमारे पास होता है वो होता है सीसी फ्लाई। बेटा ये पैथोजन है, बहुत अच्छे से याद रखना, ये तो वो पैरासाइट है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना ये पैरासिटिक होते हैं, ये डिसीज करते हैं, तो ये तो हमारा पैरासाइट है, या फिर ये कह लो ये तो हमारा डिसीज करने वाला पैथोजन है। पर हमारा पैथोजन एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। माना इसके पास फ्लैजिला है, तब भी ये फ्लैजिला से थोड़ा बहुत हिल जाएगा, उड़ के आपकी बॉडी में तो नहीं आ सकता ना, कोई पंख तो इसके पास नहीं है। तो हमें वेक्टर चाहिए होता है, वेक्टर यानी व्हीकल। आपको हमेशा इसको इंसान में भेज के ये डिसीज करने के लिए कोई ना कोई व्हीकल चाहिए। उस व्हीकल के लिए हम साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं वेक्टर, हमको वेक्टर चाहिए। तो यहाँ पर वेक्टर होती है बेटा सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई इसको लेके जाती है और हम तक लेकर आती है, फिर हम में ये डिसीज होती है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के अंदर होता क्या है, आपके ब्रेन में जाता है ये पैथोजन, आपके सीएसएफ को अफेक्ट कर देता है, जिससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट होती है और ये आपको कोमा में लेके जाता है, ठीक है। ये डिसीज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसलिए बोली गई क्योंकि अफ्रीका के जीन में हमें ज्यादा देखने को मिली थी, वहां पर ये ज्यादा प्रोन थी, उनके जीन में ये पैथोजन से डिसीज बहुत ज्यादा हो रही थी। जब ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, किसी को पता चल गया कि ये पैथोजन है, तो जब तक इसका इलाज नहीं हो जाता, जब तक इसका ऑपरेशन नहीं हो जाता, डॉक्टर मेक श्योर करता है कि पेशेंट सोना नहीं चाहिए। अगर पेशेंट सो गया तो कोमा में चला जाएगा, लाइफ टाइम कोमा में चला जाएगा, इसलिए इसका नाम स्लीपिंग सिकनेस होता है। आपका सीएसएफ इफेक्ट हो जाता है, इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन भी आती है। तो ये बहुत डेडली डिसीज है, अच्छी डिसीज नहीं है, ऑफकोर्स ये बहुत डेडली डिसीज है। तो एक एग्जाम्पल तो आपको एनसीईआरटी ने दे दिया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का। दूसरा एग्जाम्पल आपको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का मैं देती हूं, जिसमें आपके पास क्या आ जाएगा, लेशमानिया डोनोवानी, आपने पक्का सुना होगा। दूसरा आपके पास आता है लेशमानिया डोनोवानी, ये भी एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, ये भी डिसीज करता है। ये कौन सी डिसीज करता है बेटा आपके पास, ये कौन सी डिसीज करता है लेशमानिया डोनोवानी, डम डम फीवर या ब्लैक फीवर। इससे आप उंगलियां तोड़ देता है, इस तरीके का बुखार होता है और शरीर काला पड़ जाता है। मतलब जैसे जब आपको ठंड लगती है तो उंगलियां नीली नहीं हो जाती, तो ये ऐसे वाला ठंड लग के बुखार होता है कि शरीर काला पड़ने लग जाता है। तो ये ब्लैक फीवर, इसे काला अजहर, इसे डमडम फीवर भी कहा जाता है। अगेन मान लिया इसको लेशमानिया कर रहा है, मान लिया मेरे पास एक पैथोजन है जो कि लेशमानिया है, बट उसको फिर से चलना तो नहीं आता है, तो ये पैथोजन, पर मुझे कोई ना कोई वेक्टर चाहिए, मुझे कोई ना कोई व्हीकल चाहिए। तो इस केस में जो मेरे पास वेक्टर या व्हीकल आता है उसका नाम है सैंड फ्लाई। यहाँ पर फिर से एक फ्लाई आती है, फ्लाई का नाम है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम है फ्लीबॉटमस, फ्लीबॉटमस। तो ये दो नाम पहले बहुत डिटेल में दिए जाते थे, अब एनसीईआरटी में नहीं है तो चांस कम है आने के। ये क्या लिखा बेटा आपने,
उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी मैंने कभी नहीं सुना है। इनमें डिसीज हुई थी क्या? ये हुई थी तो बताओ, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी, सैंड फ्लाई, हाँ इसका वेक्टर सैंड फ्लाई होता है जिसका साइंटिफिक नेम फ्लीबोटमस होता है। तो ये दो बीमारियां आपके पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में आती हैं। और एनसीईआरटी के लिए कहूं तो बस आपको इतना याद रखना है कि इसके पास फ्लैजिला है और इसके एग्जाम्पल में ट्रिपैनोसोमा है, बात खत्म। तीसरा एग्जाम्पल आपके पास आता है सिलिएटेड प्रोटोजोन, नाम से ही समझ में आ रहा है इसकी बॉडी पे सीलिया है। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है पैरामीशियम बहुत अच्छे से, क्योंकि इसका डायग्राम एनसीईआरटी ने दे दिया। तो पैरामीशियम आप यहाँ पे देख लो, एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम दिया हुआ है। पैरामीशियम भी फिशन करता है, पैरामीशियम यहाँ से फिशन करता है, ट्रांसवर्स फिशन। यूग्लिना जब बनाया था ना तो यूग्लिना ऐसा बनाया था, तो यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनल फिशन करता है, क्योंकि आप डिवाइड ऐसा करोगे कि बराबर का डिवाइड हो जाए। एक बार अपनी एनसीईआरटी में यूग्लिना देखो तो यूग्लिना यहाँ से डिवाइड करेगा बेटा, ये वाला हिस्सा बराबर, लॉन्गिट्यूडनल फिशन। फिशन पैरामीशियम भी करता है पर वो यहाँ से डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ भी उसके पास एक न्यूक्लियस और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, यहाँ भी उसके पास एक न्यूक्लियस और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। दो दो न्यूक्लियस होते हैं, दो दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक मेगा न्यूक्लियस होता है। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो रिप्रोडक्शन करता है, मेगा वाला न्यूट्रिशन का ध्यान रखता है। तो दो दो न्यूक्लियस, दो दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसलिए ये यहाँ से डिवाइड करता है। ठीक है, तो पैरामीशियम को ना स्लिपर एनिमल क्यूल भी कहते हैं, क्योंकि आप अगर इस डायग्राम को देखोगे आपको ये डायग्राम चप्पल जैसा दिखाई देगा, इसीलिए इसको स्लिपर एनिमल क्यूल भी कहते हैं। एनिमल जैसा है इसीलिए इसको एनिमल क्यूल कहते हैं, चप्पल जैसा स्ट्रक्चर है इसलिए इसको स्लिपर वर्ड भी दिया जाता है, स्लिपर एनिमल क्यूल है। ही डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ ब्लैक फीवर, ये तो आपने मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन दी, लिखा नहीं, मुझे नहीं पता था। ब्लैक फीवर की वैक्सीन इन्होंने दी तो बहुत बड़ी बात है, ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा इन साइंटिस्ट का नाम है। तो पैरामीशियम के बारे में आपको पता चल गया। ये पैरामीशियम का माउथ होता है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये पैरामीशियम का माउथ होता है, यहाँ से ये फूड अंदर लेता है। ठीक है, इसको साइटोपाइज भी बोलते हैं, यहाँ से वो खाना अंदर लेता है। तो बहुत ज्यादा एनिमल जैसा है कि पानी में तैर रहा है, पानी में जो भी खाना आया यहाँ से फूड के अंदर चला गया। ये और ये इसके पास इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, जो खाना नहीं पचेगा ये बाहर निकाल देंगे, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा ये बाहर निकाल देंगे। फिर इसके पास न्यूक्लियस भी है, एक इसके पास माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक इसके पास मेगा न्यूक्लियस होता है। जो माइक्रो वाला है वो रिप्रोडक्शन का ध्यान रखता है, जो मेगा वाला है वो न्यूट्रिशन का ध्यान रखता है। ये सारी चीजें आपको करनी नहीं होती, लेकिन आप एक बार जूम इन करके इसकी बॉडी पे ये छोटे छोटे धागे देखो। आप अपनी एनसीईआरटी को जूम नहीं कर सकते तो उसके पास जाओ, अगर आप आईपैड में चला रहे हो तो जूम इन करो, यहाँ आपको छोटे छोटे धागे दिखेंगे, इसकी पूरी बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे धागे हैं, वही सीलिया है जिससे ये पानी में मूव करता है। इसको सिलियरी फीडर भी कहते हैं, इसको जो खाना है उसको सिलियरी फीडर कहते हैं। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, पैरामीशियम को सिलियरी फीडर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये पानी में है और इसको कुछ खाना है तो ये अपने सीलिया को जोर जोर से मूव करने लग जाता है, जोर जोर से मूव करने लग जाता है। तो जो इसका खाना है इसके मुंह से अंदर चला जाएगा। बिल्कुल इसको गलट भी कहते हैं, उर्मिला एकदम ठीक कह रहे हो, साइटोपाइज को गलट भी कहते हैं, एक ही बात है। आपकी बॉडी में भी तो बेटा ईसोफेगस की ओपनिंग को गलट कहते हैं ना, तो वहीं से ये नाम आया, क्योंकि यहाँ से खाना जा रहा है। और क्योंकि सीलिया है तो सीलिया फिल्टर फीडर भी करता है, फिल्ट्रेशन भी करेगा कि किस खाने को अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना। याद रखना, मूवमेंट फ्लैजिला भी करता है, मूवमेंट सीलिया भी करता है। फ्लैजिला खुद उसको मूव करवाएगा, खुद उस बॉडी को मूव करवाएगा। बेटा ग्रुप में ना देखो नेहा, मैंने बात की थी आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप के लिए, तो हमें टीम से इन्फॉर्मेशन मिला कि जैसे ही बच्चा एनरोल करता है उसको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया जाता है, व्हाट्सएप ईमेल आई थिंक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया जाता है। आप उसको ऐड करो, आप उस पर क्लिक करो, आप अपने ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। आपको आया होगा व्हाट्सएप मैसेज आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, वो आपके मम्मी पापा का हो सकता है, चेक करना। जिसको भी ये टेलीग्राम वाली दिक्कत आ रही है टीम से आप बात कर सकते हैं, support@anandmoney.in। मेरा उनसे कंफर्मेशन हो गया, आप सबके पास लिंक गया है जिसने एनरोल किया है। आप चेक करो आपके किस नंबर पे गया और आप उसको ज्वाइन करो, ठीक है। अच्छा, इस प्रोटोजोआ होलोजोइक, नॉट ऑल ऑफ देम अर्जुन, नॉट ऑल ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम। स्पोरोजोन हो सकते हैं। अब देखो होलोजोइक तो वैसे भी नहीं होंगे, होलोजोइक तो वैसे भी नहीं होंगे, थोड़ा बहुत खाना ले लेंगे पर प्रॉपरली होलोजोइक नहीं हो सकते। थोड़ा बहुत तो फूड इनटेक करते हैं, ये सिलेरी फीडर है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। धीरे धीरे खाना लेने लग गए हैं, छोटे अमाउंट में लेने लग गए हैं, प्रॉपर एनिमल नहीं ले रहे, कुछ डाइजेशन बाहर भी करते हैं, कुछ अंदर भी करते हैं। पैरासिटिक होते हैं तब एब्जॉर्ब करेंगे। अब ये लिख देना कि इस प्रोटोजोआ होलोजोइक में भी कुछ मेंबर्स अप टू सम % होते हैं, सारे तो नहीं होते, कुछ पैरासाइट भी होते हैं, वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे होते हैं, कुछ सिलियरी फीडिंग कर रहे हैं, प्रॉपरली होलोजोइक नहीं भी कह सकते, ठीक है। हाँ ईमेल करो बेटा, हो जाएगा, ईमेल करो। प्रद्युमन ने किया ना, ईमेल करो, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब वापिस इधर आओ, हमने अमीबोइड प्रोटोजोन पढ़ लिया था, हम किसकी बात कर रहे थे? हाँ, तो ये सिलियरी फीडर होते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, जैसे बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला था, अब ये बात पूरी नीट के सिलेबस में आपको काम आएगी। जब किसी बॉडी पर फ्लैजिला होता है, किसी भी बॉडी पर फ्लैजिला होता है,
फ्लैजिला ऐसा मूव करता है कि वो बॉडी साथ में मूव करने लगती है, वो बॉडी साथ में मूव करने लगती है। ये एक बॉडी है, इसके पास फ्लैजिला है, ठीक है। फ्लैजिला जब मूव करेगा तो ये बॉडी मूव करेगी साथ में। सीलिया जब मूव करता है तो कभी बॉडी नहीं मूव करती। ये एक बॉडी है, इस पे सीलिया है छोटे छोटे। सीलिया मूव करने से आसपास का फ्लूइड मूव कर सकता है, आसपास का खाना, आसपास का पानी, वो सब मूव कर सकता है। ये बॉडी खुद सीलिया से कभी मूव नहीं करती। फ्लैजिला खुद की मूवमेंट करवाता है, सीलिया आसपास की मूवमेंट करवाता है। अब यहाँ पर आपके पैरामीशियम के पास सीलिया था, और सीलिया हमेशा ऐसे मूव करता है जैसे चप्पू, नाव में बैठ के जैसे चप्पू चलाओ ना वैसे मूव करता है। तो सीलिया की रो लाइक मूवमेंट होती है इन अ फिक्स डायरेक्शन। दो बात सीलिया के बारे में हमेशा याद रखना कि इसका काम होता है सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करवाना, और दूसरा सीलिया का काम होता है सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करवाना, सराउंडिंग फ्लूइड या सब्सटेंसेस को मूव करवाना। ये कभी भी खुद उस सेल को, जिस सेल पे ये सीलिया है, जिस ऑर्गेनिज्म पे ये सीलिया है, ये उसको कभी मूव नहीं करवाता, ये सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करवाता है। और इसकी मूवमेंट एकदम फिक्स्ड डायरेक्शन में होती है, एकदम फिक्स्ड। फ्लैजिला तो बेटा बहुत वर्सेटाइल होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन सीलिया की एकदम फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। इसको बोलते हैं रो लाइक मूवमेंट। रो माने चप्पू, चप्पू जैसे चप्पू हमेशा एक डायरेक्शन में जाता है ना, ये भी एक डायरेक्शन में जाते हैं। तो सीलिया जब जब मूव करता है, खाना मुंह के अंदर आएगा और आपका काम यानी आपके सिलिएटेड प्रोटोजोन का काम चल जाएगा। ये भी आपको पानी में मिलते हैं, इनको मूव करना आता है, ये पानी में चल सकते हैं क्योंकि इनके देखो अब लिखा ना प्रेजेंट बिकॉज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, लेकिन सीलिया खुद कभी मूवमेंट नहीं कराता। लिखा है इन्होंने ये एक्टिवली मूविंग है क्योंकि सीलिया है। ऐसा क्यों हुआ होगा? सीलिया मूव किया होगा तो उसकी वजह से आसपास का पानी मूव किया होगा, पानी मूव करने की वजह से ये जा पा रहे हैं आगे, ये जा पा रहे हैं आगे। मुझे बताओ, तुम ऐसे चलते हो तो तुम जब हम स्विम करते हैं तब भी तो हम ऐसे करते हैं ना हाथों को, हम ऐसे करते हैं हाथों को। सीलिया की वजह से इसको मूवमेंट नहीं मिली, इसने सीलिया जब मूव किए तो पानी का हिट लगा तो ये मूव किया, तो ये मूव किया। एक्टिवली मूवमेंट देना फ्लैजिला का काम होता है, ठीक है, फ्लैजिला का काम होता है। रो लाइक, हाँ ओर्स लाइक मूवमेंट भी बोल सकते हो आप इसको, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो बोली, ओर्स लाइक मूवमेंट भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। चलो, है ना, रो लाइक मूवमेंट होती है, ओर्स जैसी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। अच्छा, तो इसके पास सीलिया है, ये एक्टिवली मूव कर पा रहा है, पानी में है। इसकी कैविटी को गलेट कहते हैं, साइटोपाइज कहते हैं, जो कि सेल सरफेस के बाहर की तरफ खुलती है। इसके अंदर मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया आपके पास हो जाएगा, ठीक है, रोज में सीलिया लगे हुए हैं। और यहाँ पे वाटर, जैसे आप सीलिया मूव करोगे तो वाटर के साथ खाना गलेट के थ्रू अंदर आएगा, एग्जाम्पल में पैरामीशियम। ये सारी चीजें हमने देख ली। फिर हमारे पास आ रहा है नंबर 4, जो कि हमारे पास आ रहा है स्पोरोजोन। नंबर 4 हमारे पास आ रहा है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन के पास खुद का कोई मूवमेंट का साधन नहीं होता। ये इन्फेक्शन करने का काम करते हैं, ये इन्फेक्शियस होते हैं, ये डाइवर्स होते हैं। इनका नाम स्पोरोजोन इसलिए पड़ गया क्योंकि इनकी लाइफ में कभी ना कभी तो स्पोर लाइक स्टेज जरूर आई होती है। द मोस्ट नोटोरियस इसमें से जो है वो मलेरिया करने वाला पैरासाइट है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हम याद रखेंगे कि प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड में भी आया था, वो यहाँ भी आता है। वहां हम स्लाइम मोल्ड के एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम कहते हैं, यहाँ हम पैथोजन को कह रहे हैं। पैथोजन क्या कर रहा है? मलेरिया कर रहा है, और किसको अफेक्ट कर रहा है? ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। तो ये प्लाज्मोडियम बस अब आप याद रखना, ये इन्फेक्शन करते हैं, इनके अंदर कभी ना कभी स्पोर जरूर बनता है, लेकिन इनके पास मूवमेंट नहीं होती, है ना। स्पोरोजोन के पास नो मूवमेंट, इनके पास खुद से मूवमेंट का कोई साधन नहीं है। और यहां पर आपके प्रोटोजोन हो गए खत्म, यहां पर आपके प्रोटोजोन हो गए खत्म। ओर्स लाइक लिख लो इसको, सही कह रहा है बच्चा, ओर्स लाइक मूवमेंट है वो, ठीक है, रो में है, ओर्स लाइक मूवमेंट है, सॉरी चप्पू जैसी मूवमेंट है, सही कह रहे हो। तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। यहां तक समझ में आ गया तो मुझे थम्स अप दो। तो हम अगली किंगडम शुरू करते हैं, जो कि है किंगडम फंजाई। अगली किंगडम शुरू करते हैं जो कि है किंगडम फंजाई। इसमें मैं पहले ही आप लोगों को टेबल बनवा दूंगी, तो पूरी फंगस आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। एक टेबल बनाएंगे और पूरा ये आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ यहां तक समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप दिखा दो। तो हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो 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 जल्दी बता दो, जल्दी बता दो मुझे। तो किंगडम फंजाई हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक और बात बता दो, क्योंकि हम सबके वेक्टर लिख ही रहे हैं, है ना, तो हम इसका भी वेक्टर लिख लेते हैं, प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम का वेक्टर क्या होता है? इन दोनों के तो वेक्टर आपने लिखे ही हैं, प्लाज्मोडियम का वेक्टर क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है। प्लाज्मोडियम का वेक्टर क्या होता है, यहां तक बताना मुझे। एक लास्ट चीज चलो बता ही दो, प्लाज्मोडियम का वेक्टर क्या होता है?
बढ़िया, इतने क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा आएगा नहीं, आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। प्लाज्मोडियम का फटाफट मुझे वेक्टर बता दो, वैसे तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आएगा, पर चलो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मच्छर, मस्कीटो, कौन सी मस्कीटो? फीमेल एनाफिलीज, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। इनके वेक्टर में आता है मस्कीटो, और कौन सा मस्कीटो? फीमेल एनाफिलीज। आपको पता है मच्छर बहुत तरीके से वेक्टर का काम करते हैं, बहुत डिसीजेस में वेक्टर का काम करते हैं। अगर मैं एडीज वाले मच्छर की बात करूं तो वो डेंगू और चिकनगुनिया के लिए वेक्टर का काम करता है। अगर हम बात करें क्यूलेक्स नाम के मस्कीटो की, तो वो जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए वेक्टर का काम करता है। ये सारी चीजें मैं आपको एनिमल किंगडम में लिखवा दूंगी। एक वेक्टर आपने यहाँ याद कर लिया, वहां भी आप करोगे बेटा। वेक्टर जिनको नहीं समझ में आया, वेक्टर माने व्हीकल। वेक्टर का सीधा सा मतलब होता है व्हीकल, जो कि पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। जिसमें उसको डिसीज करनी है, उसके अंदर वो आपके पैथोजन को, आपके मस्कीटो को लेके जाएगा, बस वो उसका काम होता है। जी हाँ, बिल्कुल, शिवम ने पहली बार जो है जवाब दिया मुझे, और वो भी एकदम इमोजी के साथ। ठीक है, चलो तो अब हम शुरू करें किंगडम फंगस। किंगडम फंगस के बारे में पहले मैं कुछ चीजें आपको लिखवाऊंगी, फिर हम रीड करेंगे, क्योंकि मैं काफी सारी एनसीईआरटी इसी के अंदर कवर करूंगी। और किंगडम फंगस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, तो जितना ज्यादा हमको चीजें क्लियर रहेंगी उतना हमारे लिए आसान रहेगा। फिर हम एनसीईआरटी रीड करेंगे तो हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। किंगडम फंगस से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो एग्जाम्पल के बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, डिटेरोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस 4 क्लासेस मिल जाती है। तो जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल से आता है। एंसेफेलाइटिस बहुत ट्रेंडिंग में था, जी 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 बिल्कुल था। अच्छा चलिए, तो हम किंगडम फंगस की शुरुआत करते हैं। जापानीज एंसेफेलाइटिस जो डिसीज है, उसको क्यूलेक्स मस्किटो करता है। ठीक है, पैथोजन पता है उसका? एंसेफेलाइटिस का पैथोजन पता है आप लोगों को? कौन सी फाइलम में पढ़ते हो प्रद्युमन? अगर मैं आपसे पूछूं किंगडम एनिमेलिया में कौन सी फाइलम में पैथोजन है जो कि जापानीज एंसेफेलाइटिस करता है? अगर तुम्हें पता है तो मुझे बताना, बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। चलो, जब तक वो आंसर कर रहा है, बाकी सारे बच्चे मेरे साथ फंगस करेंगे। हमें फंगस खत्म करना है और पूरा उसके बारे में समझना है, तो हम बेसिक चीजें समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहले 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होता है कि कहाँ मिल रहा है, क्या इसका हैबिटेट है, ये सब वो सब। तो हम पहली चीज इसकी आंसर करते हैं कि हमें कहाँ मिल रहा है। पहली चीज हमको यही देखनी है कि हमें इसका हैबिटेट क्या मिलेगा। तो एनसीईआरटी बोलती है आपको जहां थोड़ी सी वार्म कंडीशन मिल जाए, आपको जहां थोड़ी सी ह्यूमिड कंडीशन मिल जाए, आपको जहां पे मॉइस्चर मिल जाए, तभी तो कहते हैं बेटा फंगस किन चीजों पे लग जाती है। जैसे अगर आप ना नहाओ तो आपको फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि वार्मथ आ जाएगा बॉडी में, मॉइस्चर आ जाएगा बॉडी में, पसीना है तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ब्रेड को बाहर रख दो तो ब्रेड पे उली लग जाती है, फंगस लग जाती है। सब्जियों को फ्रिज में ना रखो, बाहर रखो तो उनपे उली लग जाती है। उली क्या है? फंगस है। तो फंगस को थोड़ा सा भी अच्छा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी दोगे ना तो वो काम करेगा। आर्थ्रोपोडा दोनों गलत बता रहे हो। आर्थ्रोपोडा नहीं है जापानीज एंसेफेलाइटिस का पैथोजन। आर्थ्रोपोडा तो मस्कीटो है, वेक्टर है। जो मस्कीटो है, जो आप जिस मस्कीटो की बात कर रहे हो, वो आर्थ्रोपोडा में आता है। मैं तो कह रही हूं कि मान लिया कि तुम्हारा क्यूलेक्स नाम का मस्कीटो है, वो कैरी करता है पैथोजन को और वो लेके जाता है उसको जापानीज एंसेफेलाइटिस करने के लिए किसी इंसान में। पैथोजन का नाम बताओ, पैथोजन किस फाइलम में जापानीज एंसेफेलाइटिस करने वाला? और वो आर्थ्रोपोडा नहीं है, वो आर्थ्रोपोडा नहीं है। मैं इंसेक्ट नहीं पूछ रही, मस्कीटो नहीं पूछ रही मैं। ठीक है, वापिस आओ, तुम हैबिटेट पे आओ, बाकी आंसर करने की कोशिश करना, अभी दिमाग पहले यहाँ पर लगाओ। तो ये वार्म और ह्यूमिड कंडीशन आप इनको दोगे तो ये ग्रो करेगा। वैसे अगर आप इसके हैबिटेट के बारे में पूछो तो हवा में भी मिलता है फंगस, तभी तो हवा से ब्रेड पे आ जाता है। पानी में भी होता है, सॉइल में भी होता है। तो ये बिल्कुल आपके बैक्टीरिया जैसे, बैक्टीरिया भी हर जगह मिलता है, फंगस भी हर जगह मिलता है। प्रोटिस्टा में थोड़ा सा प्राइमरीली एक्वेटिक हो गया था, ये कॉस्मोपॉलिटन है। मनीष बहुत बढ़िया। तो ये मुझे एयर में भी मिल रहा है, ये मुझे वाटर में भी मिल रहा है, मुझे सॉइल में भी मिल रहा है, और बिल्कुल आपके बैक्टीरिया की तरह इनसाइड लिविंग बॉडी भी मिल रहा है, क्योंकि ये पैरासाइट भी होता है, ये बॉडी के अंदर भी जाता है, तो ये लिविंग बॉडी के अंदर भी मिलता है। तो ये बात इसकी थोड़ी सी बैक्टीरिया वाली होगी। लेकिन अगर आप इसको ग्रो करवाना चाहते हो तो जितना आप इसको वार्मथ दोगे, मतलब टेम्परेचर इसको अच्छा खासा दो, मॉइस्चर इसको अच्छा खासा दो, तो ये भर भर के ग्रो करता है। तो ये भी आपके पास कॉस्मोपॉलिटन। प्लेटीहेल्मिन्थिस, अर्जुन वेरी गुड, प्लेटीहेल्मिन्थिस को बिलोंग करता है। बहुत बढ़िया, प्लेटीहेल्मिन्थिस को बिलोंग करता है जापानीज एंसेफेलाइटिस करने वाला पैथोजन। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। प्लेटीहेल्मिन्थिस को बिलोंग करता है बेटा ये। अब मैं वायरल वाले की बात ही नहीं कर रही थी, मैं वायरल वाले की बात ही नहीं कर रही थी, ये प्लेटीहेल्मिन्थिस में है, और एनिमल किंगडम में मैं एग्जाम्पल आपको लिखवाऊंगी भी। चलो, हैबिटेट के बाद दूसरी चीज हम क्या आंसर कर लेते हैं? न्यूट्रिशन। तो स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। बैक्टीरिया हमारा ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेट्रोट्रॉफिक भी होता है।
प्रोटिस्टा भी हमारा ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, बस वो कीमोसिंथेटिक नहीं होता। फंगस हमारा पूरा ढीठ है, कंप्लीट का कंप्लीट ढीठ है, ये हेट्रोट्रॉफिक है, ये हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक के अंदर अगर आपको वैरायटी चाहिए तो ये सेप्रोफिटिक भी होता है, मतलब डीकम्पोजर भी बहुत बढ़िया है ये पैरासिटिक भी होता है, ये बॉडी के अंदर भी जाता है। और तीसरी चीज एनसीईआरटी लिखती है, ये सिम्बायोटिक भी होता है। सिम्बायोटिक कहने का मतलब ये किसी के साथ एसोसिएशन भी बनाता है। फंगस किसके साथ एसोसिएशन बनाता है बेटा? फंगस माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है। ये फिर से आप माइक्रोब वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो। तो फंगस जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ। फिर से माइक्रोब वाला चैप्टर आ गया, तो लिंक बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और इस एसोसिएशन को कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन, इसको कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। तो ये हायर प्लांट्स के साथ वहां पर लिंक भी बनाता है, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करता है। ये डीकम्पोजर है, ये सेप्रोफिटिक है, तो ये डीकम्पोजर है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे मिलेगा। और ये आपको किसी ना किसी की बॉडी के अंदर मिलता है, तो ये पैरासिटिक भी होता है। तो न्यूट्रिशन की बात कर ली, हैबिटेट की बात कर ली, और किसकी बात करें बताओ? और किसकी बात करें? हमें इनके फायदे के बारे में भी बात करनी है, रिप्रोडक्शन, हमें इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है, इनकी क्लासेस के बारे में बात करनी है। इनकी क्लासेस की अगर मैं बात बताऊं तो ये 4 क्लासेस में डिवाइडेड है। इनकी 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, कैसे डिवाइड किया उसके बारे में भी बताऊंगी। ये 4 क्लासेस का बेसिस क्या है वो भी हमको डिस्कस करना है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटीरोमाइसिटीज, तो 4 क्लासेस आप लोग पढ़ोगे, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटीरोमाइसिटीज। उसके सिवा मुझे क्या डिस्कस करना है आपसे? इसका रिप्रोडक्शन, और कौन सी चीज रह रही है? मोटिलिटी। रिप्रोडक्शन और मोटिलिटी है ना, 2 चीजें मुझे लगता है मेजरली यहाँ पे रह रही हैं। उससे पहले एनसीईआरटी ने ना इसके बारे में और भी बातें बता रखी है। रिप्रोडक्शन में आपको लास्ट में डिस्कस करूंगी। रही बात फंगस की मोटिलिटी की, तो फंगस के पास कोई ऑर्गन नहीं होता मोटिलिटी करने के लिए। जैसे आपका स्लाइम मोल्ड फैलता है ना, ये भी फैलता है, ठीक है, तो लिख लो। अगर मैं बात करूं इसकी मोटिलिटी की, तो इसके पास, फंगस के पास कोई अलग से ऑर्गन नहीं है मोटिलिटी करने वाला। ये भी एग्रीगेट बना के फैलता है, मतलब रिप्रोड्यूस करेगा 1 से 2, 2 से 4 वैसे वाला फैलेगा। तो इसके अंदर भी एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन है, और एग्रीगेशन से ये स्प्रेड करेगा। कोई अलग से इसके पास ऑर्गन नहीं होता मोटिलिटी के लिए। और 5th चीज जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है रिप्रोडक्शन। तो चलो मैं आपको पहले रिप्रोडक्शन समझा देती हूँ, लेकिन रिप्रोडक्शन समझने के लिए ना इनका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन को एक बार बस फोल्ड पे रखो, इस पेज को जरा हम पोज में रखेंगे, हम वापिस आएंगे, हमें 5 चीजें डिस्कस करनी, हम करेंगे, हम इसको होल्ड पे रखेंगे, लेकिन हम पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ के आते हैं। अच्छा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एक चीज मैंने आपको बताई, माइकोराइजल, दूसरा एसोसिएशन मनीष बता रहे हैं और बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। एसोसिएशन बेटा लाइकन भी तो इसी में आ जाएगा। लाइकन हम इसी चैप्टर के एंड में भी पढ़ेंगे, तो मैंने इसलिए यहाँ पर नाम नहीं लिया था, पर चलो आपने नाम लिया तो मैं बोल देती हूँ, लाइकन भी गलत नहीं है। लाइकन जो एसोसिएशन होता है वो फंगस और एल्गी के बीच में होता है, तो यहाँ पर भी तो फंगस आ ही गया, देखा जाए तो यहाँ पर भी तो फंगस आ ही गया। फंगस और एल्गी जब मिलकर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेते हैं उसे हम बोलते हैं लाइकन, और फंगस जब हायर प्लांट ऑफ रूट के साथ एसोसिएशन बनाता है उसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा भी उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, लाइकन भी उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये सेप्रोफिटिक भी होता है, ये पैरासिटिक भी होता है। मैं आप लोगों से रिप्रोडक्शन डिस्कस करूंगी, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी। ये रिप्रोडक्शन में भी इनके पास बहुत सारी वेराइटी है बेटा। अगर आप पूछोगे क्या ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं? करते हैं। आप पूछोगे क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? ये एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनाते हैं। अगर आप पूछोगे क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। मतलब अच्छी खासी वैरायटी आपको मिलेगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम पे आपको इनमें फ्रेगमेंटेशन दिखेगा, आपको बडिंग दिखेगी, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, और आपको फिशन भी दिखेगा। आपको तीनों चीजें दिखने वाली हैं। फिशन बैक्टीरिया में भी था, फिशन प्रोटिस्टा में भी था। प्रोटिस्टा के अंदर अमीबोइड प्रोटोजोन में मल्टीपल फिशन होता है। मैंने आपको लिखवाया था यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल फिशन है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स फिशन है, और आपने अमीबा में नहीं लिखा था ना, अमीबा में मल्टीपल फिशन जाके लिख लेना, अमीबा में मल्टीपल फिशन होता है। तो फिशन तो वहां पर भी है, फिशन यहाँ पर भी है। फिशन का तो सीधा सा मतलब है 1 का 2 में टूट जाना, बात खत्म, ये फिशन हो गया। बडिंग क्या है? मान लो ये आपके पास एक फंगस था, तो उस फंगस ने ना एक छोटा सा बड बना लिया, वो बड टूट के नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया तो उसने एक नया माइसीलियम, एक नया हाइफी, एक नया फिलामेंट बना लिया। तो बड बनना, बड का गिर जाना, और उस बड में से एक नई बॉडी आना, उसको कहते हैं बडिंग। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? मान लो ये आपके पास आपका एक फंगस था, आपका एक हाइफी था, किसी ने पैर रख दिया, क्योंकि फंगस तो बेटा कहीं पर भी मिल रहा है, हवा से, किसी के हाथ लगने से, किसी के पैर लगने से इसके टुकड़े हो जाते हैं अपने आप, और जितने टुकड़े हुए वो हर एक टुकड़े ने डेवलप करके एक नया फंगस फिर से बना लिया, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है क्लोन बनेगा, एकदम कॉपी बनेगा, क्योंकि जैसा पेरेंट वैसा ही बच्चा बनेगा, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं, कोई गैमेट नहीं, कोई फ्यूजन नहीं, कुछ भी तो नहीं है। मैंने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद हर स्ट्रक्चर ने जाकर एक नया फंगस बना लिया। एक छोटा सा बड निकला, बड ने जाकर एक नया फंगस बना लिया। एक बॉडी दो में डिवाइड होगी, नया फंगस बन गया। तो ये होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और तीनों मिलते हैं इसमें। रही बात एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये लोग स्पोर बनाते हैं। ये स्पोर बिल्कुल वैसा है जैसा आपने स्लाइम मोल्ड में देखा था। कुछ नहीं होगा, एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, एक छोटा सा स्पोर बनेगा मियोसिस करके, और वो वहीं से नया प्लांट वापस बन जाएगा, नया फंगस वापस बन जाएगा। तो एसेक्सुअल मतलब गैमेट नहीं बना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं भैया, दो डिफरेंट तरीके के फंगस के गैमेट्स का फ्यूजन हुआ है, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेटेंजिया, तभी हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपको आपके फंगस में सब मिलता है, सब मिलता है। दो अलग अलग गैमेटेंजिया का फ्यूजन भी होता है यहाँ पे, और फिर उससे बनते हैं सेक्सुअल स्पोर। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर से करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर से करते हैं। एसेक्सुअल स्पोर के नाम अलग होते हैं, सेक्सुअल स्पोर के नाम अलग होते हैं। उसमें से एक नाम दिव्यांशु ने दे दिया है, विच इज कोनिडिया। कोनिडिया ठीक है, पर कोनिडिया हर किसी पे लागू नहीं होता, हर क्लास पे लागू नहीं होता। तो मैं ये रिप्रोडक्शन आपको समझाऊंगी, इसको हम वापस कंटिन्यू करेंगे। पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, तो हमारे लिए सारी चीजें समझना आसान हो जाएगा। तो फंगस के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने हमें इसकी बॉडी, इसके स्ट्रक्चर के बारे में चीजें बता रखी है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की आपसे बात करूं, तो ये फिलामेंट लाइक बॉडी होती है। फिलामेंट लाइक बॉडी होती है, धागा होता है, उस धागे को कहा जाता है हाइफी। एल्गी जैसे दिखते हैं ये भी। मान लो ये धागा है, ये धागा है, ऐसी बॉडी है, ठीक है। कोई भी हाइफी, कोई भी फंगस अकेला नहीं रहता, नेटवर्क में रहता है, गुच्छे में रहता है। एक फंगस यहाँ से निकल रहा है, एक फंगस यहाँ से निकल रहा है, एक फंगस यहाँ से निकल रहा है। तो इनका पूरा का पूरा नेटवर्क रहता है, इनका पूरा का पूरा नेटवर्क रहता है। और उस नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या कहा जाता है? माइसीलियम। तो प्लीज ये दोनों बातें याद रखिएगा, एक धागा, एक फिलामेंट, उसे हम हाइफी कहते हैं। जब ये पूरा का पूरा जुड़ के इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसको हम लोग, उसके नेटवर्क को हम लोग माइसीलियम कहते हैं। हाइफी की अगर मैं आपसे बात करूं, तो हाइफी दो तरीके के होते हैं। एक आपके पास होता है एसेप्टेट हाइफी, जिसको सीनोसिटिक हाइफी भी कहा जाता है, जिसको सीनोसिटिक हाइफी भी कहा जाता है। और दूसरा आपके पास होता है सेप्टेट हाइफी, दूसरा आपके पास होता है सेप्टेट हाइफी। क्या मतलब हुआ सेप्टा का? सेप्टा का मतलब होता है क्रॉस वॉल। सेप्टा वर्ड का मतलब होता है क्रॉस वॉल। इसको समझते जाओ, बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। सेप्टा का मतलब होता है क्रॉस वॉल। सोचो इस वाले हाइफी के बारे में। इस हाइफी में ना कोई भी बीच में वॉल नहीं बनी। न्यूक्लियस तो होंगे, बहुत सारे सेल हैं तो बहुत सारे न्यूक्लियस तो होंगे। तो न्यूक्लियस तो था, लेकिन इस न्यूक्लियस को डिवाइड करने वाला कोई भी वॉल नहीं था। इस न्यूक्लियस को डिवाइड करने वाला कोई भी वॉल नहीं था। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं केवल इसकी बात कर रही हूँ, मैं केवल इस वाले हाइफी की बात कर रही हूँ। तो इस हाइफी में अंदर से कोई भी क्रॉस वॉल नहीं बना हुआ था, तो एक ही सिर्फ हाइफी था और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस थे, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी था। मल्टी न्यूक्लिएटेड का दूसरा नाम होता है सीनोसिटिक। तो ये वाला जो हाइफी आपको ब्लू कलर में दिखा, ये आपका एसेप्टेट या सीनोसिटिक हाइफी था, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस तो बहुत सारे थे पर डिवाइड करने वाला क्रॉस वॉल नहीं था। तो इसे आप सीनोसिटिक हाइफी भी बोल सकते हो। और ये सीनोसिटिक हाइफी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। वहीं एक बार के लिए ना इसको देखो, इस वाले हाइफी को देखो, तो आपको एक वॉल, दो वॉल, तीन वॉल, चार वॉल, आपको वॉल दिख रही है और वो वॉल इनको डिवाइड कर रही है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और ऐसे हाइफी को हम लोग बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी का सीधा सा मतलब होता है इनमें सेप्टा प्रेजेंट है। सेप्टा प्रेजेंट होने का मतलब इनमें डिवीजन है और इसीलिए ये यूनी न्यूक्लिएट है, ठीक है। जबकि जो एसेप्टेट हाइफी हो जाते हैं वो आपके पास मल्टी न्यूक्लिएट हो जाते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये फिलामेंटस होते हैं, ये धागे जैसे होते हैं, फिलामेंट जैसी बॉडी होती है। हाइफी का एक और नाम है बेटा, इसको थ्रेड लाइक भी बोला जाता है। धागे जैसा है ना, तो आप इसकी बॉडी को थ्रेड लाइक भी बोलते हो, आप इसकी बॉडी को फिलामेंट लाइक भी बोलते हो, आप दोनों नाम देते हो उसको। और मुझे अगर बताना है हाइफी कैसे है, तो मैं बोल सकती हूँ कि भैया लंबा लंबा है और पतला पतला है, तो लॉन्ग एंड स्लेंडर। ये सारी बातें इसके स्ट्रक्चर के लिए, ये सारे वर्ड एनसीईआरटी में यूज्ड है। कैसा होता है आपके पास फंगस? फिलामेंट जैसा होता है, धागे जैसा होता है, उसको हम हाइफी कहते हैं। कैसा होता है? लंबा और पतला होता है हाइफी, तो लॉन्ग और स्लेंडर होता है।
हाइफी अकेला नहीं रहता, नेटवर्क बना लेता है, उसके नेटवर्क को माइसीलियम बोलते हैं। हाइफी दो तरीके का होता है, ए सेप्टेट और सेप्टेट होता है। हमने हर तरीके से उसकी बात कर ली यहाँ पे, ठीक है। ए सेप्टेट, सेप्टेट, यूनिन्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, इसकी भी बात हमने कर ली। एक और चीज आप पढ़ते हो, ब्रांच और अनब्रांच। ब्रांचिंग है तो ब्रांच, नहीं है तो अनब्रांच, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी सेल वॉल के बारे में जरूर ध्यान रखना। अगर आपने स्ट्रक्चर किया ही है तो स्ट्रक्चर के साथ इसकी सेल वॉल के बारे में भी एक बात जरूर ध्यान रखना। इसकी बॉडी पे सेल वॉल है, हर फंगस के पास सेल वॉल है। स्टार्टिंग में जो टेबल बनवाया था उस टेबल के अंदर भी मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि इनमें सबके पास सेल वॉल होती है। क्या बैक्टीरिया में सबके पास सेल वॉल होती है? होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई। क्या प्रोटिस्टा में सबके पास सेल वॉल होती है? नहीं होती है। क्राइसोफाइट के पास सिलिका की बनी हुई थी, डाइनोफ्लैजिलेट के पास सेलुलोज की बनी हुई थी, यूग्लिना के पास नहीं थी, स्लाइम मोल्ड के पास नहीं थी, प्रोटोजोन में सिर्फ अमीबोइड प्रोटोजोन के मरीन फॉर्म के पास थी, वरना नहीं थी। तो जरूरी नहीं है होना। लेकिन अब आप फंगस में आ गए हो, फंगस में सेल वॉल पक्का पक्का होती है, ऑलवेज प्रेजेंट। इनके पास सेल वॉल ऑलवेज प्रेजेंट होती है और इनकी सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक काइटिन की बनी हुई है। तो ये बात हमको याद रखना है। काइटिन का नाम एक बार यहाँ आएगा, दूसरी बार एनिमल किंगडम के आर्थ्रोपोडा में आएगा। तो ये फिक्स्ड बेटा, काइटिन की सेल वॉल इनके पास बनी होती है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। और मत बोलना दिव्यांशु, एंड बोलना, काइटिन तो है ही है, काइटिन तो है ही है, एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो ये इसके सेल वॉल के बारे में हो गया। हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया कि इस तरीके से इसका थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर दिखता है। आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर चुके हो, अब अपने इसका एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला स्पोर थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि वो वाली दिक्कत भी आपको ना हो, फिर मैं आपको बेसिक क्लासिफिकेशन सिखा दूं, ठीक है। तो आपने काइटिन के बारे में सीख लिया, तो हम वापस रिप्रोडक्शन पे आते हैं, जिसमें आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, जिसमें भी आपको ये पता है स्पोर बनेंगे। सेक्सुअल में स्पोर मियोसिस करके बनेंगे, एसेक्सुअल में सीधा बनेंगे। चलो तो पहले हम एसेक्सुअल स्पोर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम सेक्सुअल स्पोर पढ़ेंगे, ठीक है। बॉडी कैसी दिखती है अब आपको पता चल गया ना, तो अब आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। पहले हमको क्या पढ़ना है इनके अंदर, एसेक्सुअल स्पोर। क्या बात होगी भैया एसेक्सुअल स्पोर के बारे में? इतनी बात तो हमको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ कोई गैमेट नहीं है। क्या होगा एसेक्सुअल स्पोर के बारे में? पहली बात हमको जो याद रखनी है कि यहाँ पर कोई भी गैमेट नहीं है, कोई गैमेट नहीं बनेगा। जो मेन बॉडी होती है फंगस की, जो मेन बॉडी होती है फंगस की, मुझे जरा चैट सेक्शन में बता दो, हैप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड होती है? मुझे फटाफट से चैट सेक्शन में बता दो कि मेन बॉडी फंगस की आप लोगों को क्या लगता है, हैप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड होती है? बता दो, जल्दी बता दो। बताओ बेटा। देखो मुझे पता था ये आएगा, मुझे पता था ये आएगा, मुझे पता था ये आएगा, मुझे पता था ये आएगा। बहुत से बच्चों को लगेगा कि ये डिप्लॉइड है और फिर वो गलती करेंगे। मुझे पता था ये चीज आएगी, इसीलिए मैंने पहले पूछ लिया। बेटा ये हैप्लॉइड होती है, सिर्फ सहदेव ने मुझे सही आंसर दिया अभी तक। ये हैप्लॉइड बॉडी है, डिप्लॉइड नहीं है। ये हैप्लॉइड है मेन बॉडी। एल्गी जैसा होता है ना, धागे जैसा है, फिलामेंट जैसा है, एल्गी जैसा है। एल्गी भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। इनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, इसीलिए हम लोगों को पता ही नहीं होता कि फंगस की, और हम पढ़ते रहते हैं पूरा रिप्रोडक्शन और हमें यही नहीं पता कि ये हैप्लॉइड है। इसकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, कुछ n+n नहीं है। हैप्लॉइड मतलब हैप्लॉइड, सीधी सी बात है। तो इसकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, जो कि है n। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब अपने क्या पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल स्पोर। बॉडी कैसी दिखती है आपको ये बात भी समझ में आ गई। तो एसेक्सुअल स्पोर बनाने का काम करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बॉडी हैप्लॉइड होती है, बॉडी हैप्लॉइड होती है। और ये बात आप लोग, बहुत से बच्चों को नहीं पता है, पर ये हैप्लॉइड। अब आपको रिप्रोडक्शन बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये फंगस है, मैंने फंगस को मल्टी न्यूक्लिएटेड बनाया है। मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना ये सेप्टेट है या एसेप्टेट है। अब मुझे इस हाइफी को देख के बताओ, ये सेप्टेट है या एसेप्टेट है? जल्दी बताओ, मुझे तुम्हें पूरा फंगस यहीं पे याद करवाना है। ये सेप्टेट है या एसेप्टेट है, पहले तो मुझे ये बता दो। सेप्टेट है या एसेप्टेट है, ये बता दो। एसेप्टेट है, ये बात सबको दिखाई दे रही है ना कि ये एसेप्टेट है, ठीक है। मैंने आप लोगों को 4 क्लासेस लिखवाई हैं फंगस में, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, 4 लिखवाई हैं। इनमें से सिर्फ फाइकोमाइसिटीज होती है जिसका हाइफी एसेप्टेट होता है,
बाकी सब का हाइफी सेप्टेट होता है, यही रट्टा मार लो, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, बाद में गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। मैं हालांकि मैं टेबल बनवाऊंगी, आप होमवर्क में भी बनाओगे, लेकिन फिर भी अकेला फाइकोमाइसेटीज है जो ए सेप्टेट है। इसीलिए पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया, इनका स्ट्रक्चर धागे जैसा है, फिलामेंट जैसा है, थ्रेड लाइक है, लॉन्ग है, स्लेंडर है। अभी बताती हूँ बेटा गैमेट कैसा होगा, इसका गैमेट कैसा होगा अभी बताती हूँ। इसका गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होता नहीं, यही तो गेम है, इसका गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होता नहीं। आप प्लीज एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ आपके पास फाइकोमाइसेटीज होता है बेटा जिसका हाइफी ए सेप्टेट होता है। फाइको का मतलब ही प्रिमिटिव है, फाइको का मतलब ही प्रिमिटिव है, तो ये बहुत पुराना फंगस है, इसीलिए इसका हाइफी ए सेप्टेट होता है। बाकी आपकी तीनों क्लासेस का हाइफी सेप्टेट भी होता है और ब्रांच्ड भी होता है, ये बात यहीं याद रख लो। ये सेप्टेट भी होता है और इसमें ब्रांचेस भी होती हैं। ये अकेला बेटा ए सेप्टेट और नॉट ब्रांच्ड है, ना तो इसको किसी ने ब्रांचिंग दी, ना ही इसको किसी ने सेप्टा दिया। ये प्रिमिटिव होता है, इसका नाम ही प्रिमिटिव फंगस होता है, ठीक है, फाइकोमाइसेटीज। अब मैंने यहाँ पर एक ए सेप्टेट हाइफी बनाया है, तो मैं जब जब ए सेप्टेट हाइफी बनाऊं आपको खुद समझ जाना है मैम फाइकोमाइसेटीज की बात कर रही है, तो मैं यहाँ फाइकोमाइसेटीज की बात कर रही हूँ, बहुत प्रिमिटिव है, हम उसी की बात कर रहे हैं। फाइकोमाइसेटीज को ए सेक्सुअल स्पोर बनाने थे। ए सेक्सुअल का मतलब है एग्जैक्टली लाइक पेरेंट। ए सेक्सुअल स्पोर से जब हम बात करेंगे आगे, पहली बात हमें गैमेट तो कोई बनाना नहीं है, क्योंकि हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, सेक्सुअल तो हम कर नहीं रहे हैं, फिलहाल तो हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो वो स्पोर कैसे बनाता है बेटा, बस यही एन मल्टीप्लाई करता है। इसकी बॉडी में एन वाले तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, सारे न्यूक्लियस एन वाले हैं, यही मल्टीप्लाई करता है और बहुत सारे नंबर्स में इंक्रीज कर लेता है, 1 एन, 2 एन, 3 एन, क्योंकि न्यूक्लियस तो इसके पास बहुत सारे हैं और सारे के सारे न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, तो बस वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जब वो मल्टीप्लाई कर कर एक साथ आ जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्पोर। क्या कोई गैमेट आया, क्या कोई फ्यूजन हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, इसीलिए इनको कहा जाता है ए सेक्सुअल स्पोर। और ये ए सेक्सुअल स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे, कुछ नहीं किया, आपकी बॉडी ने क्या किया, फंगस की बॉडी ने क्या किया, बहुत सारा मल्टीप्लाई कर कर एक न्यूक्लियस ने सोचा मैं ये भार उठाता हूं, मैं डिवाइड करता हूं बहुत सारे न्यूक्लियस में, माइटोटिक डिवीजन। मल्टीप्लाई में बेटा ये माइटोटिक डिवीजन कर रहा है और कुछ भी नहीं, एकदम आइडेंटिकल कॉपीज, बहुत सारे न्यूक्लियस में इसने डिवाइड कर लिया। और ये हर एक न्यूक्लियस जैसा नहीं था, स्पोर जैसा था। नॉर्मली जब आप डिवाइड करते हो तो एक न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस बनता है, लेकिन जब आप एसेक्सुअल स्पोर बनाते हो तो जब आप डिवाइड करते हो तो आप उसको कोटिंग देते हो, आप उसको कवरिंग देते हो। स्पोर एक नॉर्मल न्यूक्लियस से अलग इसलिए दिखता है क्योंकि स्पोर के पास प्रोटेक्शन होता है। तो इस स्पोर के अंदर मैंने सारी इंफॉर्मेशन फीड कर दी, इस स्पोर के अंदर मैंने सारी इंफॉर्मेशन फीड कर दी, हर किसी को कोटिंग मिली है, हर कोई एक स्पोर है बेटा। कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल सेल नहीं है, एक स्पोर है, इसके पास कोटिंग होगी, इसके पास कवरिंग होगी, मुझे कवरिंग से समझ में आ जाएंगे कि ये स्पोर्स है। अब इतने सारे स्पोर्स के बाहर एक कवरिंग देनी है या नहीं वो ऑप्शनल होता है। इन सारे स्पोर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है अपनी अपनी, नॉर्मल से अलग दिखते हैं ये, लेकिन इन सबको कवरिंग देनी है या नहीं वो अलग बात है। कुल मिला के आपने मल्टीप्लाई किया, बहुत सारे स्पोर बना लिए, जब भी ये स्पोर आगे जाएंगे जर्मिनेट करेंगे तो ये आपको एक नया फंगस बना के देंगे। सीधी सी बात है, जैसे हमने स्लाइम मोल्ड में पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम, ये जर्मिनेट करेंगे और ये नया फंगस आपको बना के देंगे। और जो भी न्यू फंगस बनेगा वो आइडेंटिकल टू पेरेंट होगा, वो एकदम आइडेंटिकल टू पेरेंट होगा, उसकी एकदम आइडेंटिकल कॉपी होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। नहीं पता तो ये बात याद रखना, जब जो चाइल्ड बन रहा है, जो डॉटर सेल बन रही है, वो अपने पेरेंट के एकदम आइडेंटिकल कॉपी होती है, उसको बोलते हैं क्लोन। और हमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा क्लोन ही मिलते हैं, वो एकदम अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, उनमें कोई ऑप्शन ही नहीं होता, उनमें कोई परेशानी नहीं होती। मुझे 1 सेकंड देना बेटा, मेरे को 1 सेकंड देना, अभी आ रही हूँ बस। कवरिंग किसकी होती है, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? कवरिंग किसकी होती है, मतलब जैसे हमने बोला था ना स्लाइम मोल्ड के पास खुद की सेल वॉल है, वैसा वाला।
कवरिंग मतलब उसको थोड़ा सा हार्ड बना दिया गया है ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन को सरवाइव कर सके। ये जो मैंने आपको ये दिखाया, बस ये दिखाया कि बेटा कोई तो सिस्ट होगी जो उसको हार्ड बना के रखेगी ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन सरवाइव कर ले। आपको कोई वैसे कवरिंग नहीं याद रखनी, बस ये हार्ड होता है। मैं तो आपको ये बताना चाहती हूँ एक स्पोर एक नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन से अलग कैसे होता है। एक स्पोर एक नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन से अलग कैसे होता है, क्योंकि बेटा जब तक आपके पास ये माइसीलियम है, न्यूक्लियस तो अंदर बहुत डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक इसने सोचा कि मैं एसेक्सुअल स्पोर बनाऊंगा, तो तब जब ये डिवाइड करेगा ना, वो बाकी सारे सेल से थोड़े से हार्ड बनाएगा क्योंकि वो स्पोर है। वरना तो आप कैसे फर्क करोगे नॉर्मल न्यूक्लियस और स्पोर में। स्पोर को बताना तो पड़ेगा ना कि मैं बाकियों से अलग हूं, मैं कोई नॉर्मल न्यूक्लियस नहीं हूं, मैं एक स्पोर हूं। मैं जब जर्मिनेट करूंगा तो मैं पूरा का पूरा फंगस दोबारा बना सकता हूं, और स्पोर होता आइडेंटिकल कॉपी है, तो बाकियों से उसको अलग करने के लिए उसको थोड़ी हार्डनिंग दी जाती है ना। ये बिल्कुल एरिशा, ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होता है। तो ये बात होती है बेटा स्पोर के बारे में। अब जब मैं एसेक्सुअल स्पोर की बात कर रही हूँ, ये बात आप लोग याद रखेंगे ना कि ये क्लोन होता है, बिल्कुल कॉपी होती है, एकदम ट्रू कॉपी होती है। ये बात प्लीज आप लोग याद रखना। अब अपने आते हैं इस पे जो हम फाइकोमाइसिटीज की बात कर रहे थे। तो जैसे ही फाइकोमाइसिटीज का एक मेंबर ने सोचा कि मुझे एसेक्सुअल स्पोर बनाना है, बहुत सारे धागे हैं, बहुत सारे फिलामेंट है, एक थोड़ी है, बहुत सारे फिलामेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरा का पूरा माइसीलियम है, सिर्फ एक हाइफी थोड़ी है, पूरा का पूरा माइसीलियम है, पूरा का पूरा फाइकोमाइसिटीज है। इनमें से कोई एक हाइफी है, तो बहुत सारे बेटा, पर इनमें से कोई एक हाइफी सोचता है चलो मैं करता हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हाइफी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो अपने ऊपर कवरिंग बनाता है, उसका एक हेड होता है, वो हेड पे एक थोड़ा सा स्वोलन स्ट्रक्चर होता है, आपको इतना डिटेल पढ़ना नहीं है, पर जो भी डिसाइड कर लेता है ना कि मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूंगा, वो अपने हेड को थोड़ा सा स्वोलन कर लेता है और उस हेड पे जाकर एक कवरिंग बनाता है, एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कवरिंग बनाता है, और उस कवरिंग के अंदर फिर वो डिवाइड करके बहुत सारे स्पोर बना लेता है, भर देता है, बहुत सारे स्पोर्स को वो इसके अंदर भर देता है। इस कवरिंग को क्या कहा जाता है? इस कवरिंग को क्या कहा जाता है? स्पोरेंजियम। जिस कवरिंग के अंदर बहुत सारे स्पोर रहते हो उसे स्पोरेंजियम कहते हैं। इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स भरे हुए हैं, बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स भरे हुए हैं। जिस हाइफी पे ये स्पोरेंजियम रहता है उसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। ये वर्ड आप प्लांट किंगडम में भी पढ़ोगे, ये वर्ड्स आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ोगे, पर बच्चों का इसका मतलब ही नहीं पता होता क्या स्पोरोफाइट, क्या स्पोरेंजियम। जब आप क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हो, जो आधे बच्चे यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो आप ओव्यूल को स्पोरेंजियम बोलते हो, है ना। आपने पढ़ा है बेटा, इंटेग्यूमेंटेड स्पोरेंजियम कहते हैं हम उसको। याद आ रही है ये चीज आपको अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है तो, क्योंकि उसके अंदर आपकी मेगास्पोर मदर सेल है, वो मेगास्पोर बना रही है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर रहता है उसे स्पोरेंजियम कहते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज में बेटा बहुत सारे धागे थे, लेकिन जिस धागे ने सोचा कि मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूंगा और उसने ये कवरिंग बनाई, उस कवरिंग को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। उस कवरिंग को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। उस कवरिंग के अंदर कौन रहते हैं? एसेक्सुअल स्पोर। और उस धागे को क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। फाइट क्योंकि वो मेन प्लांट बॉडी है, वो मेन प्लांट बॉडी जो स्पोर बनाएगी वो स्पोरोफाइट है। इस चैप्टर में यहां पर उसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। बार बार इन लोगों ने उसके लिए फ्रूटिंग बॉडी नाम दे रखा है, लेकिन फर्क होता है एक फ्रूटिंग बॉडी और एक स्पोरोफाइट में। क्या? फ्रूटिंग बॉडी भी स्पोर बनाती है, स्पोरोफाइट भी स्पोर बनाती है, लेकिन फ्रूटिंग बॉडी के जो स्पोर होते हैं वो सेक्सुअल स्पोर होते हैं। फ्रूट वर्ड ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनता है ना। तो यहां मैं फ्रूटिंग बॉडी नहीं बोलूंगी, क्योंकि यहां पर मैं क्या पढ़ रही हूँ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर मैं एसेक्सुअल पढ़ रही हूँ, इसलिए मैंने फ्रूटिंग बॉडी नहीं बोला। अगर मैं ये सेम चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रही होती तो मैं फिर इसको फ्रूटिंग बॉडी कह सकती थी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आई। अब ये जो अंदर एसेक्सुअल स्पोर थे बेटा, ये सारे के सारे ना तो मोटाइल होते हैं ना नॉन मोटाइल होते हैं, दोनों कैटेगरी होती है। इनमें से आधे जो स्पोर बने उनके पास अपना फ्लैजिला है। मैं ये दो बना रही हूँ स्ट्रक्चर, ये फ्लैजिला है। तो आधे स्पोर ऐसे थे जिनके पास अपना फ्लैजिला था और आधों के पास नहीं था। तो इनमें से आधे स्पोर बेटा मोटाइल होते हैं और आधे स्पोर बच्चा नॉन मोटाइल होते हैं। जो स्पोर मोटाइल होते हैं उनको कहा जाता है जू स्पोर, और जो स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं उनको कहा जाता है एप्लेनोस्पोर। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ कहा जाता है स्पोरेंजियोस्पोर। इन दोनों को एक साथ कहा जाता है स्पोरेंजियोस्पोर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक स्पोरेंजियम के अंदर है।
ये स्पोरेंजियम के अंदर है, इसीलिए इनको कहा जाता है स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, रक्षित कह रहे हैं मैम स्पोरोफाइट रिपीट कर दो। प्लांट की वो बॉडी, ऑर्गेनिज्म की वो बॉडी, वो हिस्सा जिसपे स्पोरेंजियम बन रहा है, जिसके अंदर सारे स्पोर बन रहे हैं, चाहे एसेक्सुअल चाहे सेक्सुअल, उसे स्पोरोफाइट कहते हैं। फाइट मतलब मेन प्लांट बॉडी, ये मेन प्लांट बॉडी है। जिसने सोचा कि मैं स्पोर बनाऊंगा तो ये स्पोरोफाइट है। ये कवरिंग है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में दो तरीके के स्पोर थे, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर, लेकिन क्योंकि दोनों स्पोर अंदर ही थे स्पोरेंजियम के, इसलिए इनको स्पोरेंजियोस्पोर कहा जाता है। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होती है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसेटीज पे लागू होती हैं, याद रखना। बस ये सिर्फ फाइकोमाइसेटीज की बात कर रही हूं मैं सिर्फ फाइकोमाइसेटीज की बात कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे बाकी फाइलम की बात करूं, जैसे कि एस्कोमाइसेटीज, अगर मुझे एस्कोमाइसेटीज की बात करनी हो, या फिर मैं बात कर सकती हूँ ड्यूटीरोमाइसेटीज की। बेटा मैं बेसिडियोमाइसेटीज की क्यों नहीं बात कर रही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या एसेक्सुअल स्पोर में? एसेक्सुअल स्पोर में मैंने कहा या तो एस्को या ड्यूटीरो, बेसिडियो नहीं, क्योंकि बेसिडियोमाइसेटीज इतना खुदगर्ज टाइप का है ना कि उसको लगता है कि करो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो वरना मत करो। वो और कुछ नहीं करता कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो बेसिडियोमाइसेटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, इसीलिए उसमें एसेक्सुअल स्पोर बनते ही नहीं है। याद रखना बेसिडियो के बारे में ये बात। मैंने आपको फाइको पढ़ा दिया, फाइको के अंदर स्पोरेंजियम बनता है, स्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर और प्लानोस्पोर बनते हैं, एक मोटाइल होता है एक नॉन मोटाइल होता है। जू का मतलब होता है एनिमल, एनिमल मोटाइल होते हैं इसलिए ये मोटाइल है, दूसरा नॉन मोटाइल है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ एस्को और ड्यूटीरो की, बेसिडियो की नहीं करूंगी क्योंकि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगर मैं आपसे बात करूं एस्को और ड्यूटीरो की, तो इनमें भी एसेक्सुअल स्पोर बनता है। इनके एसेक्सुअल स्पोर को स्पोरेंजियोस्पोर नहीं कहते, इनके एसेक्सुअल स्पोर को कहते हैं कोनिडियोस्पोर। इनके एसेक्सुअल स्पोर को कहा जाता है कोनिडियोस्पोर, जिसको किसी बच्चे ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कोनिडिया। बात गलत नहीं है, उसने एकदम ठीक कहा था। हाँ मदर है बेटा, मदर है बिल्कुल, फिलामेंट है स्पोरोफाइट, यहाँ पर फिलामेंट है। ठीक है, जिन्होंने कोनिडिया, हाँ अब आएगा कोनिडिया, ये होता है कोनिडिया। तो चलो फाइलम बनाते हैं, मतलब अपना हाइफी बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं, लेकिन इस बार हमें सेप्टा बनाना पड़ेगा क्योंकि हम फाइकोमाइसेटीज में नहीं है, हम एस्को और ड्यूटीरो के अंदर हैं, तो ये तो सेप्टेट होते हैं, तो मुझे सेप्टा बनाना पड़ेगा। तो फर्क समझा करो बेटा, सेप्टा बना हुआ है या सेप्टा नहीं बना हुआ है। यहाँ तो मैंने सेप्टा नहीं बनाया ना, क्योंकि यहाँ सेप्टा नहीं होता, यहाँ होता है, तो ये मेरा एस्को या बेसिडियो है। अब अचानक से मेरी इस फाइलम ने सोचा कि चलो, इस धागे ने सोचा, इस फिलामेंट ने सोचा कि मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हूँ। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पहले इस एरिया को थोड़ा सा स्वोलन करेगा, स्वोलन करने के बाद कवरिंग बनाएगा। नहीं, ये कवरिंग नहीं बनाता, ये कवरिंग नहीं बनाता, ये बस डिसाइड कर लेता है कि चलो मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा हूँ। जो डिसाइड कर लेता है वो स्पोरोफाइट है, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो डिसाइड कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वो स्पोरोफाइट है, वो स्पोर बनाएगा। लेकिन इसके स्पोर किसी कवरिंग में नहीं होते, इसके स्पोर इस तरीके से इसके ऊपर बनने शुरू हो जाते हैं, जस्ट ऊपर, खुले में, कोई कवरिंग नहीं है, खुले में बनते हैं एकदम। इस हर एक स्पोर को क्या कहा जाएगा, कोनिडियोस्पोर या फिर कोनिडिया। इनमें से कोई भी एक स्पोर नीचे गिरेगा और जर्मिनेट करेगा तो नया फंगस बना देगा, जर्मिनेट करेगा तो नया फंगस बना देगा। तो कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर में यही फर्क होता है बेटा कि कोनिडिया एक एक्सोजीनस स्पोर है, वो किसी कवरिंग के अंदर नहीं है तो दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बने हुए। ये बात याद रखना, एक्सोजीनस और एंडोजीनस पे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन कोनिडिया एक एक्सोजीनस स्पोर होता है और जो स्पोरेंजियोस्पोर्स आपके पास होते हैं ये एंडोजीनस होते हैं, क्योंकि ये स्पोरेंजियम के अंदर बने ना, तो ये एंडोजीनस होते हैं, ये अंदर बने इसीलिए ये एंडोजीनस होते हैं। तो ये एंडोजीनस स्पोर है, ये स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर बने, और ये एक्सोजीनस स्पोर। तो दोनों एसेक्सुअल स्पोर आपने कर लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने कर ली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम किसकी बात कर लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। चलो किसकी बात कर लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अब आप सबको वो डाउट जो आ रहा था कि मैम अगर ये हेप्लॉइड है तो ये गैमेट कैसे बनाएगा, अब आप अपने उसका आंसर करेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन करता है, तो पहली बात फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज, सिर्फ ये तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ड्यूटीरोमाइसेटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं करता लाइफ में, इसको आता ही नहीं है करना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। पहली बात तो ये।
तो ड्यूटीरो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए ड्यूटीरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। आपने आधी चीजें तो यही समझ ली, इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। देखो कितनी नाइंसाफी है कि भैया तुमसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा तो तुम इम्परफेक्ट फंजाई हो, पर यही चल रहा है, यही चल रहा है कि तुमसे नहीं हो रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तुम इम्परफेक्ट फंजाई हो, और बाकी सारों को हमने बोल दिया कि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें कैसे होता है, तो चलो पहले एक फाइकोमाइसिटीज लेके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सेप्टा बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी? अगर मैं एक फाइकोमाइसिटीज ले रही हूं तो मैं सेप्टा बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, बताना मुझे। सेप्टा बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी? नहीं बनाऊंगी, है ना। तो मैं फाइकोमाइसिटीज के अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा रही हूँ, तो वो तो एसेप्टेट होते हैं, उनमें तो नहीं होता सेप्टा, तो मैंने आपके सामने एसेप्टेट फंगस बना दिया। ठीक है, करवाना क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होते कैसे हैं, हैप्लॉइड। अब होता क्या है बेटा, कोई भी एक धागा, कोई भी एक हाइफी, कोई भी एक फिलामेंट इस फंगस का इसके गैमेटेंजिया की तरह बिहेव करने लगता है। ये हैप्लॉइड है और ये गैमेटेंजिया की तरह या गैमेट की तरह बिहेव करने लगता है, गैमेटेंजिया की तरह या गैमेट की तरह बिहेव करने लगता है। उसके सामने एक दूसरा फंगस आया, नया फंगस है। अगर मैं इसको N1 कह रही हूं तो मैं इसको N2 कह देती हूँ, स्पीशीज सेम है पर अलग फंगस है ना। तो इसने भी अपना एक न्यूक्लियस डिसाइड किया और इसने इसको एक नया गैमेटेंजिया की तरह बिहेव करवाने लग गया। क्या हुआ था, तो ये पूरा का पूरा ही ना, देखो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस थे, इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियस थे, तो था तो ये पूरा का पूरा फाइकोमाइसिटीज, ये भी पूरा का पूरा फाइकोमाइसिटीज। अचानक से, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अचानक से एक न्यूक्लियस ने कहा कि हम तो हैप्लॉइड हैं, अब हम मियोसिस करेंगे तो n/2 हो जाएगा, ये तो बहुत दिक्कत की बात है। तो उसने क्या किया, सिर्फ डिफरेंशिएशन किया। आज अचानक से इस हाइफी के इस न्यूक्लियस ने कहा कि अब मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम आ गया, मैं मैच्योर हो जाता हूं, मैं डिफरेंशिएट कर जाता हूं और मैं ही गैमेट की तरह बिहेव करने लगूंगा। तो इनके अंदर गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होता ही नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है ना। सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी आती है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन होने से दो अलग अलग गैमेट बन गए। पहली बात तो ये, डिफरेंशिएशन हुआ और अचानक से एक न्यूक्लियाई अब गैमेट की तरह बिहेव कर रहा है, अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे। अब ये N1 और N2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो स्टेप होते हैं, अगर आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो। पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी। दूसरा स्टेप होता है कैरियोगैमी। प्लाज्मो का मतलब हो गया प्रोटोप्लाज्म, तो प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना। और कैरियोगैमी का मतलब होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, क्योंकि कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये मेरे पास एक गैमेटेंजिया था N1, ये मेरे पास दूसरा गैमेटेंजिया था N2। इन्होंने सोचा हम फ्यूजन करेंगे, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया जी, प्लाज्मोगैमी करी। प्लाज्मोगैमी करी तो कुछ इस तरीके से हुआ। जब प्लाज्मोगैमी करी तो कुछ इस तरीके से होता हुआ आप देखोगे, ये ऐसे पास आएंगे, ठीक है, और इनका गैमेटेंजिया जुड़ जाएगा। N1 अलग रहेगा, N2 अलग रहेगा। न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है। N1 और N2 के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है, N1 अभी भी अलग है, N2 अभी भी अलग है, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है। इस सिचुएशन में सेल तो एक बन गया पर न्यूक्लियस दो है ना। अभी तक सेल एक बन गया लेकिन न्यूक्लियस दो है। इस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियोन फेज। डाइकैरियोन फेज, डाइकैरियोन फेज का मतलब होता है टू न्यूक्लियस। डाई मतलब दो, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो डाइकैरियोन फेज का मतलब क्या होता है, टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो बना लिया इन्होंने। दूसरा स्टेप आपने क्या करा कि भैया कब तक अलग अलग रहोगे, अब तो तुम्हें फाइनली प्रोटोप्लाज्म अगर तुमने जोड़ ही लिया है तो अपना अपना न्यूक्लियस भी जोड़ लो, बात खत्म करो, तो वही होता है। तो फिर ये अपना अपना न्यूक्लियस भी जोड़ लेते हैं और फिर ये हो जाते हैं 2N जी। तब सिनगैमी होती है, तब ये 2N बनाते हैं। अब इन्होंने 2N बना लिया। अब जब ये 2N बन गया, अब ये जाइगोट है, अब ये जाइगोट है। लेकिन जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो तो हैप्लॉइड है, तो ये अब मियोसिस करेगा, ये कैरियोगैमी के बाद मियोसिस करेगा। कितने समझदार लोग हो तो, ये अब मियोसिस करता है और मियोसिस करके ये स्पोर बनाता है। तो जो इसके सेक्सुअल स्पोर होते हैं ना, जो हम अब पढ़ेंगे, वो मियोसिस के बाद बनते हैं। तो ये इसने जाइगोट बनाया, इसने 2N बनाया, इसको पता था इसमें इसका काम नहीं चलने वाला है, तो इसको स्टेप 3 भी करना पड़ता है, इसको मियोसिस करना पड़ता है।
अब ये मियोसिस करता है इस तरीके से, मियोसिस करेगा इस तरीके से और बहुत सारे एन वाले स्पोर बना लेगा। बहुत सारे देखा जाए तो टेक्निकली 4, क्योंकि जब मियोसिस होता है तो 1 से 4 बनते हैं, है ना। तो एक बार मियोसिस होता है तो 4 स्पोर बनते हैं। अब ये चारों स्पोर बाहर जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे और हर स्पोर जाकर एक नया फंगस बनाएगा, न्यू फंगस बनाएगा। अब बेटा इसमें तो बहुत वैरायटी आ सकती है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग फंगस के न्यूक्लियस आपने ले लिए, तो 2 अलग अलग फंगस के जीनोटाइप आपने ले लिए। तो अब जो जर्मिनेट करके नया फंगस बनेगा ना, वो अपने पेरेंट की कॉपी नहीं होता। इसमें बहुत सारी वैरायटी है, क्योंकि आपने 2 अलग अलग गैमेटेंजिया के 2 अलग अलग न्यूक्लियस ले लिए। इसमें तो रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इसमें तो क्रोमोसोम आसपास भी आ सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, मिक्सचर हो सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो इनके अंदर बहुत सारी वैरायटी आ सकती है। हाँ, ये ह्यूमन से उल्टे हैं। प्लांट में बहुत सारी चीजें ह्यूमन से उल्टी चलती हैं, बहुत सारी चीजें। तो इन्होंने जाइगोट बनने के बाद मियोसिस किया, मियोसिस करने से इन्होंने अपने सेक्सुअल स्पोर बनाए, मियोसिस किया, मियोसिस करने से इनके पास सेक्सुअल स्पोर बने। ये सेक्सुअल स्पोर सारे के सारे कैसे थे, एन, पर सारे के सारे अलग अलग थे। ये सेक्सुअल स्पोर जर्मिनेट करेंगे और आपको एक नया फंगस बना के देंगे, जिसमें आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वैरायटी मिलती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वैरायटी नहीं मिलती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैरायटी मिलती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वैरायटी नहीं मिलती। तो ये वाली बात आप लोग याद रखेंगे। अब ये मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका दिखाया है बेटा, फाइकोमाइसेटीज का, है ना। किसका दिखाया मैंने आपको, फाइकोमाइसेटीज का। इन स्पोर्स को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स। इन स्पोर्स को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स। अगर मैं बात करूं एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज की, तो इनके स्पोर का नाम है, उसको एस्कोस्पोर भी बोलते हैं, उसको बेसिडियोस्पोर भी बोलते हैं। एस्कोमाइसेटिस के सेक्सुअल स्पोर को एस्कोस्पोर बोलते हैं, बेसिडियोमाइसेटिस के सेक्सुअल स्पोर को बेसिडियोस्पोर बोलते हैं। एस्कोमाइसेटिस का वो फंगस जिसके ऊपर ये पूरे के पूरे स्पोर बने, उसको बोलते हैं उसकी फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प। बेसिडियोमाइसेटिस ने उसका नाम रख दिया बेसिडियोकार्प। तो बस वो चीज आपको याद रखनी है। एक और बात मुझे आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले आप लोग ये लिख लो, क्योंकि हमने फाइकोमाइसेटिस पढ़ा है तो हम एस्कोमाइसेटिस और बेसिडियोमाइसेटीज भी पढ़ लेते हैं। होगा क्या, सेम चीज होगी, N1 होगा, N2 होगा, N1 होगा, N2 होगा, तो ये तो सेम चीज होने वाली है। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद होने क्या वाला है, कैरियोगैमी। तो जब कैरियोगैमी होगा तो ये दोनों क्या बन चुके होंगे, 2N बन चुके होंगे। 2N बनने के बाद ये दोनों क्या करेंगे जी, मियोसिस करेंगे, मियोसिस करेंगे। इस स्टेज को क्या बोला जाता है, डाइकैरियोन फेस। डाइकैरियोन फेस, डाइकैरियोन फेस करने के बाद इस स्टेज को क्या बोला जाता है, जाइगोट स्टेज। जाइगोट स्टेज क्या करती है, मियोसिस करती है। मियोसिस करने से क्या होगा जी, तो यहां पर भी आपके पास एन वाले 4 स्पोर बन जाएंगे, यहां पर भी आपके पास एन वाले 4 स्पोर बन जाएंगे, लेकिन यहां पर इन स्पोर्स को बोला जाता है एस्कोस्पोर और यहां पर इन स्पोर को बोला जाता है बेसिडियोस्पोर। नाम बदल गया सेक्सुअल स्पोर का। दोनों के सेक्सुअल स्पोर को कोनिडिया बोल रहे थे, दोनों के स्पोर को कोनिडिया बोल रहे थे जब ए सेक्सुअल की बात कर रहे थे। बेसिडियो में तो चलो ए सेक्सुअल होता नहीं, पर हम कोनिडिया बोल रहे थे, लेकिन इनके सेक्सुअल स्पोर का अलग अलग नाम है, एक एस्कोस्पोर है, एक बेसिडियोस्पोर है, नाम अलग अलग है। क्लियर हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई प्रीति, आई एम सो हैप्पी। एक भी बच्चे को अगर ये क्लियर हुआ, क्योंकि ये रह जाता है दिमाग में, कभी समझ ही नहीं आती ये चीज। तो ये एस्कोस्पोर। एक और फर्क था, एस्कोमाइसेटीज को था थोड़ा सा डर, उसको था कि मेरे भैया सेक्सुअल स्पोर है, ए सेक्सुअल भी नहीं है, सेक्सुअल है, इनमें सारी की सारी वैरायटी है, इनको मैं ऐसे ना छोड़ूं, थोड़ा प्रोटेक्शन देके रखूं। तो वो अपने एस्कोस्पोर को ना ऐसे कवरिंग के अंदर रखता है। इस कवरिंग को बोलते हैं एस्कस, ठीक है। और कवरिंग कैसी होती है, बोरी जैसी। बोरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैक। इसीलिए एस्कोमाइसेटिस का दूसरा नाम होता है सैक फंजाई। इसीलिए एस्कोमाइसेटिस का दूसरा नाम होता है सैक फंजाई, क्योंकि वो अपने एस्कोस्पोर को ना अंदर रखता है। तो याद रखना, एस्कोस्पोर एंडोजीनस होते हैं, एंडोजीनस होते हैं। रही बात बेसिडियोस्पोर की, तो उसको था कि नहीं मेरे पास एक हाइफी है, मैं हाइफी पे रख लूंगा स्पोर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एन हो गया, एन हो गया, एन हो गया, एन हो गया, मैं कोई कवरिंग नहीं दूंगा, मैं बाहर ही रखूंगा। इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं कि जब बेसिडियो स्पोर बनते हैं वो एक्सोजीनस बनते हैं, उनको कोई कवरिंग नहीं मिलती। कोनिडियोस्पोर एक्सोजीनस होते हैं अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं। पोरेंजियोस्पोर जो फाइकोमाइसेटिस में थे वो एंडोजीनस थे, ये तो दोनों एसेक्सुअल स्पोर हो गए।
सेक्सुअल स्पोर की अगर मैं बात करूं तो एस्कोस्पोर को कवरिंग दी जाती है, वो एंडोजीनस होते हैं। बेसिडियोस्पोर को कवरिंग नहीं दी जाती, वो एक्सोजीनस होते हैं। एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर होते हैं, ऐसा शायद एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये हम क्लियर कर लेंगे। 8 या 4 का एक डेटा होता है, वो भी हम इसके अंदर लिख लेंगे, ठीक है। पर एक्सोजीनस और एंडोजीनस वाला याद रखना, एस्कोस्पोर ने उसको प्रोटेक्शन दी है, वो एंडोजीनस है, ये इसको प्रोटेक्शन नहीं देता, ये एक्सोजीनस है। रही बात इसकी, तो मैं इसको क्या कहूंगी, फ्रूटिंग बॉडी। जिसपे सेक्सुअल स्पोर बनते हैं उसे फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहा जाता है, बेसिडियोकार्प। अब ये सारी बातें एनसीईआरटी ने लिखी हैं और ये इतनी सिंपल है पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यही सेम चीज बेटा, ये भी तो किसी ना किसी हाइफी पे होगा, ये भी तो किसी ना किसी हाइफी पे होगा, तो इसके हाइफी को मैं क्या कह दूंगी, इसके हाइफी को मैं क्या कह दूंगी, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडी जिसपे स्पोर बनते हैं, उसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। यहाँ फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोकार्प है, यहाँ फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियोकार्प है। सिंपल, सब याद हो गया, टोटल समझ में आ गया। अब अपने क्या करते हैं ना, एक टेबल बना लेते हैं, फाइनल एक टेबल बना लेते हैं। वैसे आपका ये होमवर्क होगा, मैं सिर्फ आपको आउटलाइन बना के दे रही हूँ ताकि आप सारी चीजें रिवाइज कर सकें, ठीक है। हम पहले सारी क्लासेस लिख लेते हैं, हम इसी बहाने सारा डिवीजन भी देख लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे पास 4 क्लासेस है और इन 4 क्लासेस का आधे से ज्यादा डिवीजन आप यहाँ पे सीख चुके हो, आधे से ज्यादा डिवीजन आप यहाँ पे सीख चुके हो। बस अब आपको लिखना है, क्योंकि आपने स्पोर फॉर्मेशन भी देख लिया, आपने एसेक्सुअल स्पोर भी देख लिया, आपने सेक्सुअल स्पोर भी देख लिया, आपने सारी चीजें देख ली, ठीक है। चलो हम इनके फीचर्स लिखते हैं और नीचे हम इनकी क्लास लिखते हैं। क्लास मेरे पास कौन कौन सी है, आप ये टेबल बनाओगे बेटा और मुझे टेलीग्राम पे सेंड करोगे, ये आपका होमवर्क है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ये आपका होमवर्क है। ये टेबल आप लोग बहुत सियाने तरीके से मुझे बना के शेयर करोगे। बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटीरोमाइसिटीज, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे इनके कॉमन नेम, सबसे पहले आप लिखेंगे इनके कॉमन नेम। कॉमन नेम बोले तो, कॉमन नेम बोले तो जैसे फाइकोमाइसिटीज का नाम होता है प्रिमिटिव फंगस, एस्कोमाइसिटीज का नाम होता है सैक फंगस, बेसिडियोमाइसिटीज का नाम होता है क्लब फंगस, ड्यूटीरोमाइसिटीज का नाम होता है इम्परफेक्ट फंगस। तो मैंने आपको सबके नाम बता दिए, आपको बस ये लिखने हैं। मैंने आपको सब एक जगह सारी चीजें आ जानी चाहिए ना, इसीलिए हम इस तरीके से करें, आपको बस ये नाम लिखने हैं, ठीक है। बस मुझे लास्ट के 2 मिनट दो, मैं तुम्हें टेबल की आउटलाइन दे रही हूँ, फिर अनमोल सर स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है। तो कॉमन नेम आपको लिखने हैं। कॉमन नेम के बाद आप लोग इसके अंदर क्या करना, माइसीलियम के बारे में लिखना। कॉमन नेम के बाद आप इसी होमवर्क में क्या करना, अरे आप यहाँ पे माइसीलियम के बारे में लिखना। अरे 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 ये चल क्यों नहीं रहा है भाई, किसके बारे में पूछ रहे हो? अच्छा, फाइकोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में पूछ रहे हो। फाइकोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर्स एक्सोजीनस होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, ठीक है। आई होप ये चल गया हो अब। अरे यार बेटा पेंसिल नहीं चल रही है अभी फिलहाल, कोई बात नहीं, इसको मैं वर्क करती हूँ, तब तक आप लोग क्या क्या लिख के दोगे मुझे याद कर लो। माइसीलियम कैसा होता है, मतलब ए सेप्टेट होता है या सेप्टेट होता है। फिर आप मुझे इन सबके एसेक्सुअल स्पोर के नाम लिख के दोगे, आप मुझे इन सबके सेक्सुअल स्पोर के नाम लिख के दोगे, आप मुझे इन सबकी फ्रूटिंग बॉडी के नाम लिख के दोगे। ये भी लिख के दोगे कि एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस है या एंडोजीनस है, सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस है या एक्सोजीनस है। और ये होमवर्क मुझे मिलना चाहिए। अब अनमोल सर की क्लास है, आप वो कर लेना, बैचेस वाइज जैसी आपकी क्लासेस है वो क्लासेस हो जाएंगी। ये होमवर्क आप लोग मुझे देंगे और कल ये टेबल मैं आपको फिल करवाऊँ, ठीक है। अभी क्लास एंड करते हैं, कोई दिक्कत हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना। नहीं चल रही अभी, क्या करें, कोई बात नहीं, चलो ठीक है बेटा। हाँ सब लिखना है आपको ठीक है। अरे जिसकी जिस बैच में वो क्लास हो जाएगी, टेंशन मत लो। चलो बाय, टेक केयर।